नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 16 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत खास है, बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं श्री मनमोहन चौधरी जी, जो उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी कहे जाने वाले शहर अल्मोड़ा से हैं। चौधरी जी अल्मोड़ा इंटर कॉलेज में शिक्षक होने के साथ साथ अल्मोड़ा के बहुत ही प्रतिष्ठित संस्कृति कर्मियों में गिने जाते हैं और पिछले कई वर्षों से वह अल्मोड़ा शहर के रंगमंच में लगातार सक्रिय हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में वहाँ के नाटकों के साथ भ्रमण करते हैं और हर साल बच्चों की कार्यशाला आयोजित करके रंगमंच की नई पीढ़ी को आप तैयार करते हैं। उसके अलावा शिक्षा में भी रंगमंच का प्रयोग किस तरह से हम कर सकते हैं, उस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हम अधिक भूमिका न बनाते हुए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान श्री मनमोहन चौधरी जी का। चौधरी सर नमस्कार, स्वागत है आपका टीचर शो। नमस्कार सर, आप सभी को प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम थोड़ा सा देर है आज अपने शेड्यूल से, और हमारे साथ रोज की तरह दिल्ली से लाइव है श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक CCRT और शिक्षा और संस्कृति को लेकर। सर प्रणाम प्रणाम। कैसे? बस सर सामान्य है। और साथ में हमारे साथ रोज की तरह श्री मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी हैं, जो गंगा के तट पर बैठे हुए हैं इस वक्त ऋषिकेश में। बोगड़ा जी स्वागत है सर आपका। नमस्कार। छोरा गंगा किनारे वाला। छोरा गंगा किनारे वाला, क्या बात। ओरिजिनल सर, ओरिजिनल। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सबका स्वागत है एक बार फिर से, और विशेष स्वागत हमारे आज के अतिथि और मेहमान श्री मनमोहन चौधरी जी का। चौधरी जी इससे पहले कि हम बातचीत को आगे बढ़ाएं, मैं आपसे आपके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप खुद ही दर्शकों को बताएं कि आपका जुड़ाव रंगमंच की ओर कैसे हुआ। जरूर 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 सर। सर्वप्रथम तो सर मैं आप तीनों महानुभावों को प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आपके साथ बैठा हुआ हूं और फेसबुक में लाइव कार्यक्रम में आपके साथ उपस्थित हूं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं फिजिकली भी आपसे कभी ना कभी जल्दी ही रूबरू हूं। ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आप जैसी तीनों हस्तियों को इससे पूर्व न पहचान पाया था, न मेरी कभी मुलाकात हो पाई, न मेरी किस्मत में कुछ ऐसा लिखा था कि मैं आदरणीय गिरीश जोशी जी से मुलाकात कर पाया, आदरणीय मुकेश प्रकाश बहुगुणा जी से मुलाकात कर पाया, आदरणीय डॉक्टर DN भट्ट जी से मुलाकात कर पाया। लेकिन हमने बहुत सुना आपके बारे में। अरे नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, भट्ट जी ने बहुत कहा आपके बारे में, आपके थिएटर एक्टिविटीज के बारे में। यदा कदा ही नहीं बल्कि मुझे तो जब भी रेगुलर मुलाकात बातचीत होती थी बताते थे आपके बारे में। तो हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे सर, ये मेरा सौभाग्य है, और मैं बता रहा हूँ कि मेरा थोड़ा सा दुर्भाग्य भी है। ये आपका इतने लंबे अंतराल के बाद आपसे मुलाकात हुई। चौधरी जी बिल्कुल, आप सभी तीनों को पुनः मेरा प्रणाम। चौधरी सर, एक बात मैं आपके संज्ञान में और लाना चाहूंगा कि श्री गिरीश चंद्र जोशी जी का मूल रूप से निवास है वो अल्मोड़ा में ही है। हाँ नहीं वो मैं समझ रहा हूँ। ऐसी बात। तो सर आइए चलिए मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे दूं। मैं मनमोहन चौधरी। मैं प्यार से मुझे मन्नू भी कहते हैं, लेकिन अब मेरी उम्र के हिसाब से मन्नूदा में कन्वर्ट हो चुका हूं। और जी, मैं अल्मोड़ा इंटर कॉलेज में अध्यापक हूं। पहले मैं हाई स्कूल में साइंस मैथ्स पढ़ाया करता था। वर्तमान में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं इंटरमीडिएट के बच्चों को। ये मेरा मेरा विद्यालय का परिचय है, ये है। और मैं अपना परिचय जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि मेरी पैदाइश अल्मोड़ा में नहीं हुई है। मेरी पैदाइश नैनीताल जनपद में, मेरा गांव है कोटाबाग मायारामपुर में मेरी पैदाइश है, रामनगर के पास। और हमारा एक पहाड़ में भी गांव है जो हमारा पैतृक गांव है, जिसको रेवाड़ी बोलते हैं। क्योंकि पहाड़ में जो ये चौधरी कास्ट है, ये एक्चुअल में इसका जो स्टार्टिंग हुई है वो रेवाड़ी करके गांव है हमारा, वहां से हुई है। और मेरा ननिहाल चमोली जनपद में नंदप्रयाग करके एक स्थान है, क्योंकि मेरे नाना जी वहां रहे हैं। अब तो नाना और नानी गुजर गए, लेकिन मेरा बचपन वहां भी बीता है। मैं अल्मोड़ा में पला बड़ा हूं, और मेरा जो एक जुड़ाव है वो रामनगर कोटाबाग से भी है। तो ये मेरा एक वो रहा, क्योंकि पिताजी हमारे सरकारी ऑफिसर थे, तो वो अल्मोड़ा में कार्यरत रहे। बचपन में ही उनका देहांत हो गया,
उस वजह से मुझे इस अल्मोड़ा शहर में रहने का मौका मिला और इसी अल्मोड़ा में मेरी पढ़ाई पूरी हुई। जब ये पढ़ाई चल रही थी तो इसी दौरान जब मैं बीएससी कर रहा था, 1983 की बात है, तो 1983 में रंगमंच शब्द से मेरा बहुत ज्यादा परिचय नहीं था, रामलीला से भी मेरा कोई बहुत ज्यादा परिचय नहीं था उस वक्त। हाँ, बचपन में मैंने, जो मुझे याद है, मैं पिथौरागढ़ में भी पढ़ा हूँ, वहां मैंने बचपन में कुछ एक आध नाटक खेले थे, वो मुझे याद है। शिशु मंदिर अल्मोड़ा में पढ़ा, उसमें एक आध नाटक खेले। लेकिन जब बीएससी में पहुंचा तो हमारे एक मित्र थे, मेरे से एक सीनियर, जो वर्तमान में हल्द्वानी में ही रहते हैं, श्री महेंद्र सिंह बिष्ट, जो कि ग्रामीण बैंक में एक अधिकारी के रूप में रहे, और उनके संपर्क में हम आए। तो वो क्योंकि वो हम बीएससी में थे, वो एमएससी में थे, तो इसी तरह से थोड़ा सा उनसे परिचय हुआ। तो यूं समझिए कि उनसे मुलाकात में ही इस रंगमंच का जो एक कहना चाहिए कि एक शुरुआत वहां से हुई। और 1983 से शुरुआत होकर ये आज तक के रुका नहीं। इस वर्ष ये मार्च से थोड़ा सा रुक गया है, क्योंकि ये 2020 में 2020 में ये थोड़ा सा कोरोना की वजह से, कोरोना के संक्रमण काल की वजह से इस समय मैं व्यस्त नहीं हूं। नहीं तो ये जो जून का महीना होता है, ये मैं पिछले 28 वर्षों से बच्चों को दे रहा हूं। उससे पहले सन 1992 से अभी तक के ये बच्चों को दिया, और उससे पहले सन 83 से लेकर के 92 तक हमने रंगमंच अल्मोड़ा नगर में काफी रंगमंच किया। इसी क्रम में मैं कुछ लोगों के नाम और लेना चाह रहा हूं। जैसे श्री महेंद्र सिंह बिष्ट जी से हम मिले तो साहित्य क्या होता है और किस तरह की पुस्तकें पढ़नी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ, तो उनके संपर्क में आया। और उसी वक्त नैनीताल, क्योंकि रंगमंच का एक गढ़ माना जाता है, नैनीताल में एक विनय कक्कड़ साहब हुआ करते थे, आज वो हमारे साथ जीवित नहीं है। तो विनय कक्कड़ जी बाटा में जॉब करते थे, तो उनका अल्मोड़ा में स्थानांतरण हो गया। अल्मोड़ा में जब वो आए तो उन्होंने यहाँ पर रंग कर्मियों को इकट्ठा करके एक नाटक की शुरुआत करी, जिसका नाम था जंगी राम की हवेली। वो मेरी जिंदगी का प्रथम नाटक था। ये सन 1983 की बातें हैं। और एक तरीके से विनय कक्कड़ ही हमारे गुरु भी रहे, दोस्त भी रहे, पथ प्रदर्शक भी रहे। और उसके पश्चात विनय कक्कड़ के माध्यम से ही आदरणीय स्वर्गीय श्री निर्मल पांडे, जो अभिनेता रहे, अब इस दुनिया में वो भी नहीं है, उनका पदार्पण अल्मोड़ा शहर में हुआ। और श्री निर्मल पांडे जी के साथ भी कई नाटक उनके दिशा निर्देशन में करे और उनके नाटकों में सहभागिता करी, और ये इस तरह से ये क्रम चलते रहा। अब इस शुरुआत की कड़ी में मेरे साथ एक शब्द और जुड़ता है, छायांकन। सर, मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल जी जी बिल्कुल। तो एक शब्द और जुड़ा जिसको बोला जाता है छायांकन, यानी कि फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफी का शब्द इसलिए जुड़ गया क्योंकि जो ये थिएटर की गतिविधि थी, एक सामूहिक गतिविधि होती है, इसको एक टीम वर्क होता है। और फोटोग्राफी की गतिविधि जिसको हम स्टिल फोटोग्राफी कहते हैं, वो एक इंडिविजुअल गतिविधि भी है। तो कभी कभी जब मैं थिएटर में शामिल, मतलब मंच में शामिल नहीं होता था, या उस नाटक में मेरा बहुत योगदान नहीं होता था, तो मैं अकेले उस नाटक को कैमरे के माध्यम से खींचने की शुरुआत करने लगा। और वहीं से मेरा छायांकन में भी एक रुझान बढ़ा। और ये मेरा सौभाग्य है कि पहली फोटोग्राफ ही शायद मैंने नाटकों की ही खींची। और क्योंकि जिस जमाने की मैं बातें कर रहा हूं, वो जमाना था निगेटिव का, और उस जमाने में फोटोग्राफ निकालना बड़ा कठिन होता था, थोड़ा कॉस्टली भी था। और थिएटर में लाइट्स बड़ी वेरिएट होती हैं, और लाइट्स का पार्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और थिएटर में आर्टिस्ट बहुत ज्यादा मूवमेंट करते हैं। तो वो जो मेरा फोटोग्राफी का लर्निंग पीरियड था, वहीं से मेरी एक शुरुआत हुई। और इसके बाद एक महाशय की से मेरी मुलाकात और हुई। उनका नाम है श्री राजेश साहा। राजेश शाह जी से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया सिनेमेटोग्राफी का। और उस डिप्लोमा में जब वो मेरे साथ ही यहाँ से अल्मोड़ा से वो एग्जाम देने के लिए गए, वो बातें मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन वो और मुंबई से अभी वर्तमान में हमारे उत्तराखंड वापस आ चुके हैं। मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में कैमरा वर्क किया है उन्होंने। तो उनके साथ जब मेरा जुड़ाव हुआ तो थोड़ा सा वीडियो की ओर को भी, मतलब कहना के चाहिए कि स्टिल फोटोग्राफी से थोड़ा सा वीडियो की ओर को भी एक मूवमेंट मेरा बना।
तो कुल मिलाकर के यूं कहिए कि थिएटर और ये जो फोटोग्राफी है, ये दो शब्द मेरी जिंदगी में जुड़े, क्योंकि मैं ट्रैकर भी रहा, मेरा प्रकृति से भी थोड़ा सा नाता जुड़ा रहा है, और थोड़ा सा हरफन मौला व्यक्तित्व भी हूँ। मतलब यूं समझिए कि जो मुझे आज तक के पता नहीं चला कि मैंने 30 साल का शैक्षणिक जीवन अपना समाप्त कर लिया है। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि मैं शुरुआती दौर पर ही आज विद्यालय में जा रहा हूँ। बच्चों से आज भी उसी एनर्जी से मिलता हूँ जिस एनर्जी से मैं 1992 में मिला करता, 1990 में मैं विद्यालय के अंदर आ चुका था। आज भी बच्चे ऐसा नहीं मानते हैं मेरे को कि ये बहुत कोई सीनियर टीचर आ रहे हैं, वो अपने दिल की बातें मेरे से बिल्कुल बेहिचक बोल लेते हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है कि बच्चों के साथ अच्छा रूबरू होता हूँ। और इसी दौरान फिर 1992 में, क्योंकि बीच में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कई गतिविधियां, कई कार्यशालाएं और ये चीजें हुई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली मैं भी गया, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट भी गया। कुछ इत्तेफाक था कि मुझे अल्मोड़ा में ही रहना था, मैं अल्मोड़ा में रह गया। तो सन 1992 में मैंने ये तय करा कि कम से कम जो चीजें हम जानते हैं या हमने थोड़ा बहुत अपने गुरुओं से सीखी, तो वो कम से कम किसी तरह से इन बच्चों के बीच में जा सकें। तो मैंने अल्मोड़ा में एक छोटी सी शुरुआत करी जिसका नाम रखा दिशा। और उसकी शुरुआत में जो हमारे शहर के आदरणीय कवि थे, जितने भी कवि थे, उन लोगों से निवेदन किया कि अपनी कविताएं मुझे प्रेषित करिए। और पहले ही महीने में मुझे करीब 35-40 कविताएं मिली। और मैंने, क्योंकि दिशा शब्द लिखा हुआ था, तो ज्यादातर लोगों ने दिशा शब्द से रिलेटेड ही कविताएं मेरे को प्रेषित करी। उसमें से एक कविता जिसका नाम था नई दिशा, नवयुग की हम नई फसल हैं, नया विहान हमारा है, बच्चों हमको नई सोच की नई दिशा ने पुकारा है। एक हमारे कवि थे, आज वो भी जिंदा नहीं है, मोहम्मद अली अजनबी जी। उनकी एक कविता को हमने चूज करा, उसकी धुनें बनी, और वो गीत सन 1992 से लेकर अभी तक इस कार्यशाला में गाया जाता रहा है। विभिन्न बच्चों के बीच में ये अब परोसा जा चुका है और बच्चे इसे अपना ही समझ करके गाते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि ये दिशा कार्यशाला से निकला हुआ ये गीत है। तो इस तरह से बच्चों का रंगकर्म भी अल्मोड़ा में मैं और मेरे साथियों के माध्यम से, क्योंकि ये एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो थिएटर की गतिविधि है या फोटोग्राफी की या फिल्म मेकिंग की, ये सारी सामूहिक गतिविधि होती हैं। कहीं पर हो सकता है कि मैं फ्रंट में हो जाऊं या मैं बैक में हो जाऊं, लेकिन ये गतिविधियां सामूहिक होती हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आप तीनों, मैं पुनः उस बात को बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से ज्यादा परिचय तो मेरा नहीं था, लेकिन इस बीच मैंने 5-6 दिन में आप लोगों की फेसबुक टटोली, और मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मैं आप जैसे शिक्षाविदों के बीच में, आप जैसे संस्कृति के जानकारों के बीच में, आपने जो दुनिया घूमी है आप तीनों ने, उनके बीच में मैं बैठा हूं। ये मेरा सौभाग्य है। मनमोहन जी, आपका बड़प्पन है। मैं तो आप सारे तीनों लोगों में सबसे जूनियर मैं हूँ और मैं आप लोगों से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, ये उम्र तो अलग अलग चीज है। आपने इतना बढ़िया अपना परिचय दिया कि कुछ पूछने की आवश्यकता बची नहीं, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी हम बातचीत जारी रखेंगे। और अपूर्व पंत जी दिल्ली से हैं, कहते हैं कि कॉलेज कल्चर प्रोग्राम में देखा था जंगीराम की हवेली, यादगार। अल्मोड़ा में देखा था। आपके आसपास जी, अल्मोड़ा के ही हैं ये भी, दिल्ली में सीसीआरटी में अभी काम करते हैं। जंगी राम की हवेली तो मेरा ऐसा प्रिय नाटक था कि एक जमाने में मुझे पूरा याद था। और हम, क्योंकि उसमें काफी कैरेक्टर्स हैं और हम किसी का भी कैरेक्टर उसमें कर लेते थे। और केवल अल्मोड़ा में ही ये नाटक का हमने मंचन नहीं किया, क्योंकि इसको हम मंच से नुक्कड़ नाटक में भी लाए। और नुक्कड़ नाटक को लेकर के हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बहुत स्थानों पर, संपूर्ण उत्तराखंड में एक दौर था। क्योंकि हमारी जो शुरुआत हुई है, मेरे संस्था का नाम था जननाट्य मंच, और बड़े युवा उत्साही उसमें महेंद्र सिंह बिज जी के नेतृत्व में सारे साथी थे। तो वो उन लोगों के साथ हमने ये प्रस्तुति की। धन्यवाद पंजी का। जी। तो मनमोहन जी, आप मैं जो अभी हमारे दर्शक देर से हमसे जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, आज मनमोहन चौधरी जी हमारे साथ अल्मोड़ा से हैं। और अल्मोड़ा बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक शहर है। मैं बताना चाहूंगा कि अल्मोड़ा वो जगह है जहाँ हमारे उस्ताद जो कहे जाते हैं, पंडित रविशंकर जी, उनकी कर्मस्थली है। उदय शंकर जी की, माफी चाहूंगा, उदय शंकर जी की कर्मस्थली है। मोहन उप्रेती जी की, बीएम शाह जी की, ऐसे बड़े बड़े रंगकर्मियों की कर्मस्थली अल्मोड़ा रहा है सांस्कृतिक रूप से। और इसे कुमाऊं की और उत्तराखंड की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। उस शहर से मनमोहन चौधरी जी हैं। और एक और बात दशहरे की मैं करना चाहूंगा। दशहरा हमारे देश के, हमारे समाज के सांस्कृतिक जो पर्वों में सर्वश्रेष्ठ पर्वों में एक है।
तो दशहरा हिंदुस्तान में कुल्लू का बहुत प्रसिद्ध है, और अल्मोड़ा का दशहरा भी कुल्लू से कम खूबसूरत नहीं है। और मनमोहन जी एक छायाचित्रकार भी हैं, मुझे भी कई बार सौभाग्य मिला है अल्मोड़ा के दशहरे को देखने का। तो सर, अल्मोड़ा में जो हुक्का क्लब और तमाम जो गतिविधियां हैं, रामलीलाएं हैं, उनसे भी आपका हो रहा है क्या कभी? सर ऐसा था, क्योंकि अल्मोड़ा शहर एक ऐसा शहर है, आप कलाकार हो या ना हो, लेकिन आपको इन गतिविधियों से जुड़ना पड़ता है। मैं तो इत्तेफाक से थोड़ा सा इन गतिविधियों से संपर्क भी रखता था, तो नेचुरली हुक्का क्लब में मैंने अभिनय भी किया है, मेरा नरेटर वगैरह जो एक। हाँ, मैं इतनी जानकारी अवश्य देना चाह रहा हूं, क्योंकि शुरुआत मेरी हिंदी नाटकों से हुई है। धीरे धीरे मैंने चीजों को समझा, मैं धीरे धीरे हिंदी से अपनी लोक संस्कृति की ओर को आया, क्योंकि अब मतलब जो हमें अपने स्टूडेंट लाइफ में जो मिला, तो वो बहुत ज्यादा हिंदी का हमें बहुत ज्यादा सारी चीजें मिली। लेकिन धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि नहीं, लोक शब्द बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, हिंदी रंगमंच से भी महत्वपूर्ण पहले हमारा लोक है। और उस लोक को जानने के पश्चात ही आपका श्री लक्ष्मी भंडार हुक्का क्लब हो गया, आदरणीय मोहन उप्रेती जी हो गए, आदरणीय ब्रजेन लाल साजी हो गए, आदरणीय ब्रिजमोहन साजी हो गए। इस तरह के कई नाम में अल्मोड़ा से जुड़े हुए हैं। वो उन सब लोगों के संपर्क में आया, और नैनीताल से काफी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों के संपर्क में आया, तो एक जो सीखने की प्रक्रिया थी वो जारी रही। अच्छा सर, आपने चूंकि लोक को भी पकड़ा बाद में, और कुमाऊनी पर भी काफी काम किया आपने बाद के वर्षों में, रंगमंच के बाद जब आप फोटोग्राफी से वीडियोग्राफी और उस तरफ को मुड़े, आपने एक एल्बम बनाई 2003 में, उदिना। जी। तो हमारे जो आपके मित्र हैं अपूर्व पंत जी, वो कल भी हमसे फरमाइश कर रहे थे कि कुछ कुमाऊनी का कुछ जो है आप शेयर करें, पूरे देश के लोग देख रहे हैं, तो कुमाऊनी भाषा और उसको थोड़ा सा समझे, हल्की सी समझ बने, तो उसमें उदिना का कोई चर्चित गीत या कुछ आप सुनाना चाहें? सर, मेरे साथ एक ही समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है, वो मैं शुरुआत में आपसे मैंने निवेदन करा ना, क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई, मतलब यूं समझिए कि मुझे बचपन में अंग्रेजी फिल्में देखने का शौक था। मैंने बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड के अलावा कोई फिल्म्स नहीं देखी, चाहे मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा, लेकिन मेरा जो एक विजन था वो थोड़ा सा एक दूसरे तरीके से था। उसके पश्चात मैं अपना हिंदी फिल्म्स की ओर को आया। मैं उसके पश्चात फिर अपना उत्तराखंड, क्योंकि उस जमाने में तो उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तो कुछ पारिवारिक माहौल भी ऐसा रहा, तो मैं मतलब एक ऐसा तो नहीं कर सकता। हाँ, जैसे नाटक का कोई गीत होगा वो मैं थोड़ी देर में, जो पहाड़ी में हो। अब मजे की बात आपको मैं ये जानकारी दूं कि कुमाऊनी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए या कुमाऊनी भाषा से प्यार करने के लिए हमने 2018 में एक फीचर फिल्म का निर्माण भी किया है। आपको जो ये जानकर के खुशी होगी कि उसका लेखक मैं हूं, लेकिन लेखक मैं हिंदी में हूं। मेरा जो विजन था वो मैंने हिंदी में लिखा, एक कुमाऊनी राइटर से हमने उसको कन्वर्ट करा कुमाऊनी लैंग्वेज में, तब जाकर के वो फिल्म बनी है। उसका नाम है माटी पछाण। लेकिन कोरोना की वजह से, क्योंकि हम 24 अप्रैल को उसको रिलीज कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन अभी हम वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। मेरे एक मित्र, नए मित्र हैं, आदरणीय क्या कहते हैं, फराज भाई, जो कि बाराबंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्होंने ही इसमें पैसा लगाया है। मेरे एक जूनियर कलाकार हैं इस शहर के, श्री अजय बेरी, वो इसके निर्देशक हैं। मैं लेखककार हूं। मेरे शहर के राजन बजेली एक युवा हैं, वो इसके संगीतकार हैं। इस तरह से एक ये, लेकिन उसके पीछे जो मनसा थी, चाहे हमें शूटिंग में बहुत ज्यादा परेशानी हुई, हम बहुत ज्यादा बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन एक जो भावना थी कि हमारे उत्तराखंड की भाषा पूरे हिंदुस्तान में सुनी जाए, समझी जाए, देखी जाए, तो मैं उसके लिए अभी क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, एक छोटा सा मैं कुछ देर के पश्चात आपको याद करके सुनाऊंगा। जी, बीना फुलेरा जी कह रही है कि अली सर बहुत सज्जन व्यक्ति रहे। जी, अली सर के बारे में लिखा है कि बहुत सज्जन व्यक्ति रहे। बीना फुलेरा एक है हमारी शिक्षिका साथी, मोहम्मद अली अजनबी जी जी, उनके बारे में लिखा है कि बहुत सज्जन व्यक्ति रहे। वो इतने सादे व्यक्तित्व थे कि मतलब वो एक तमाकू की दुकान मेरे शहर में हुआ करती है, उसको बदलू मियां की तमाकू की दुकान बोलते हैं, लाला बाजार में। तो वहां पर वो तमाकू की गिट्टियां ऐसे बिना करते थे, हमें पता भी नहीं था ये कवि हैं। और उनकी एक बात मैं आपको बताऊं, उनको ये जानकारी थी कि ये जो दिशा का गीत है, ये इन लोगों ने इसकी धुन बना चुके हैं और ये बच्चों की कार्यशाला में गाया जा रहा है। क्योंकि मैं कार्यशाला एक ही स्थान पर नहीं करी, मैंने विभिन्न, अल्मोड़ा का कोई स्थान ऐसा नहीं है, कोई विद्यालय ऐसा नहीं है जहां मैं ये कार्यशाला नहीं करता था। तो वो कहीं ना कहीं से उनके चर्चा में आता था अखबारों के माध्यम से, तो उनको हम उनको निमंत्रण भी देते थे, लेकिन वो कभी नहीं आए। एक वर्ष
वो करीब 20 साल के बाद, लगभग 20 साल के बाद वो हमारी कार्यशाला में आए। तो हमें जैसे ही पता चला कि आज अजनबी साहब आए हैं, तो मैंने उस गीत के बीच में उनको खड़ा कर दिया। तो लिटरली वो 5 मिनट तक के, मतलब उनकी भी आंखों से आंसू थे, और मैंने भी पब्लिकली बोला कि आज वो शख्स हमारे बीच में मौजूद है कि जिसका गीत बच्चे उतने सालों से लगातार, क्योंकि मैं इस गीत का जिक्र बार बार आपको इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कार्यशाला, अगर माना एक दिशा कार्यशाला है, तो वो कार्यशाला मैंने नहीं करी। मैं इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूं, एक सामूहिक कार्य होता है, और कविता के माध्यम से ही कार्यशाला में कन्वर्ट हुआ। और उस गीत में जो दिशा गीत है जो बच्चे गाते हैं, वो गीत हम कार्यशाला को में प्रतिदिन गाते हैं, क्योंकि कार्यशाला हम 2 टाइम करते थे, एक सुबह और शाम। मतलब बच्चा 7 आवर्स हमारे साथ रहता था। उस 7 आवर्स में वो कम से कम 3-4 बार उस गाने को गाता था। तो उस गाने में कुछ ऐसा जादू है जो वास्तव में बच्चे को रंगकर्मी बना देता है। क्योंकि मेरा पर्पस बच्चे को कोई एक्टर बनाना नहीं था, मेरा पर्पस सिर्फ ये था कि बच्चे के सामने चीजें बिखेर दें और बच्चा उसमें से कुछ ना कुछ ले ले, कुछ नहीं भी तो उठना, बैठना, हंसना, बोलना और एक दूसरे के संपर्क में आ जाए, ये मेरा प्रयास था। तो इसलिए अली साहब के बारे में अगर वो कह रहे हैं तो वास्तव में सत्य कह रहे हैं। अच्छा सर, आपने बहुत सारी अच्छे फोटोग्राफ भी खींचे हैं, बहुत कमाल के फोटोग्राफर हैं। मैंने एक बार बहुत साल पहले आपकी कुछ तस्वीरें देखी थी, आपकी जानकारी में शायद नहीं होगा। हमारे एक मित्र हैं जितेंद्र संबल हल्द्वानी में, अरे सर, उन्होंने मुझे आपकी तस्वीरें दिखाई थी। तो मैं आपकी फोटोग्राफी का भी बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं कोशिश कर रहा था कि आज मैं लाइव कुछ तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा पाऊँ, लेकिन वो तकनीकी परेशानियों के कारण पूरी तरह से संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैं सर आपसे अगला सवाल ये कर रहा था कि जो आपने चूंकि रंगमंच बच्चों के साथ सबसे ज्यादा किया है पिछले 25-30 सालों में, और मुझे भी कई बार मौका मिला बच्चों के साथ काम करने का, तो मेरा और आपका अनुभव निश्चित रूप से अलग अलग रहा होगा। इसीलिए तो आपको प्रणाम कर रहा हूँ। नहीं सर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ एज ए टीचर से, एक शिक्षक के रूप में। मैं अल्मोड़ा भी आया था एक बार, गिरीश चंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं इस वक्त, अभी वो उठ गए हैं। तो अल्मोड़ा डाइट में भी हमने इस विषय पर बातचीत की थी एक बार, मैं आया था 3-4 साल पहले, तो उस पर चर्चा करेंगे। खैर, तो मैं ये जानना आपसे चाह रहा था कि हमारे देश भर के शिक्षक इस बात को समझें कि रंगमंच का मतलब लोग समझते हैं कि एक्टिंग करना, स्टार बनना, जबकि ऐसा है नहीं। रंगमंच व्यक्तित्व के विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और रंगमंच का, मुझे ऐसा लगता है कि रंगमंच के माध्यम से बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो, यही हम सबका उद्देश्य होता है, जितने भी रंगकर्मी हैं, और खासकर रंगकर्मी अगर शिक्षक है तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या लगता है कि उस विधा का प्रयोग आप जब स्कूल में, कक्षा में करते हैं, तो कितना अंतर महसूस आपने किया? जरूर सर। सर मैं पानी पी सकता हूँ? जी, पानी पीजिए सर आप। इस बीच हमारे साथ गिरीश चंद्र जोशी सर है रोज की तरह, आप पानी आराम से पीजिए सर। हमारे कल के 2 सवाल हैं, उनके जवाब हम तब तक चाहेंगे कि मनमोहन जी थोड़ा जल विश्राम ले लें, तो उनके जवाब सर हमारे हो जाए तब तक। क्या था कल का पहला सवाल ये रहा, भारतवर्ष का सबसे पुराना पंचांग किसे माना जाता है? हाँ, इसका 2-3 लोगों ने उत्तर दिया था, लेकिन जो लगध, ऋषि लगध थे, लगध जो थे वो ज्योतिष को व्यवस्थित करने वाले पहले व्यक्ति थे, और लगध ऋषि के ही उन्होंने ज्योतिष के बारे में पाठ्यग्रंथ जो था वो संकलित किया था। उन्होंने ज्ञेय संख्या को ज्ञात संख्या में कन्वर्ट किया। तो लगध जो है, लगध का जो ज्योतिष का वो है, वो पहला पंचांग माना जाता है। वैसे एक ये भी कहा गया कि जो नारायण व्यास पंचांग है, उज्जैन के हिसाब से यदि हम देखें, उज्जैन में जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें जो नारायण पंचांग है, नारायण पंचांग को भी भारत का सबसे पुराना पंचांग माना गया अभी तक एक रिकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन यदि हम ज्योतिष नारायण व्यास पंचांग को सुना है आपने? आपने नारायण व्यास पंचांग के बारे में सुना है? आप मुझसे पूछ रहे हैं सर? हाँ जी, मैंने सुना है सर, लेकिन उसकी जानकारी मुझे ज्यादा नहीं है, क्योंकि मैं उस फील्ड का आदमी नहीं हूँ। नहीं, इसलिए आप देखिए जगह जगह पंचांग है। पंचांग में हमने कह दिया कि तिथिवार, नक्षत्र, योग और करण कहे जाते हैं। तो लगध जो ज्योतिष के सिद्धांत थे उसके हिसाब से उन्होंने कैलेंडर तो बनाया, और उन्होंने ये भी कहा कि ये पंचांग है जिसपे हमारा काफी समय तक
अयन के दिनों रातों की वृद्धि और उनका घटना बढ़ना सब उसमें वर्णित था। लेकिन अभी जो रिकॉर्ड उपलब्ध है, जो कागज उपलब्ध है, उसके हिसाब से उज्जैन में नारायण व्यास पंचांग जो है वो कहा जाता है कि सबसे पुराना पंचांग है। ठीक सर। दूसरा प्रश्न सर हमारा कल का था कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में गड़ोदिया डकैती कांड क्या है? डकैती कांड क्या है? गड़ोदिया। इनका किसी ने कुछ उत्तर दिया था कि रावत जी भी उसमें इंक्लूड थे। मैं नाम भूल रहा हूँ, आपके पुराने कल आपने सेव करके रखे हों। तो ये एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट डकैती थी जिसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक रोल रहा, लेकिन ज़्यादा इसमें मेंशन नहीं किया गया। लेकिन नेशनल रिकॉर्ड में, नेशनल आर्काइव्स में जो रिकॉर्ड है राष्ट्रीय अभिलेखागार में, उसमें ये कहा गया कि गड़ोदिया डकैती कांड जो था वो भगत सिंह जी को जेल से छुटाने के लिए इस डकैती को किया गया, जिसमें गड़ोदिया सेठ जो थे उन्होंने खुद ही अपना गल्ला फेंक दिया और कहा कि मैं लुट गया करके। तो वो जो पैसा था, बाद में भगत सिंह जी की तो खैर फांसी हुई, लेकिन उसको भगत सिंह जी का केस लड़ने में और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर को मारने में, उस बम फैक्ट्री पे यूज करने में इस डकैती का पैसा यूज हुआ। तो गड़ोदिया डकैती कांड जो था वो दिल्ली में हुआ, और दिल्ली में गड़ोदिया सेठ ने ही अपने ही फैक्ट्री में इस कांड को कराया, जिसमें मननाथ गुप्त जी थे, सूर्यनारायण व्यास जी थे। जो नारायण व्यास जी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके सुपुत्र सूर्यनारायण व्यास जी थे, जो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, और ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटाया और कहीं अपना नाम नहीं आने दिया। कोई फायदा, बड़े बड़े उनको प्रलोभन ऑफर किए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उनके सामने सिर्फ भारत की आज़ादी एक लक्ष्य था, और उन्होंने कभी भी अपने फ्रीडम फाइटर होने का कोई फायदा ना अपना उठाया, ना अपने संतान को दिया, संतान को होने दिया। क्योंकि मेरे को याद है उनके संतान ने ये भी कहा एक बार कि आप यदि मेरे को एक लिख के दे देंगे और मैं रिकॉर्ड के हिसाब से मेरे को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन वो जो दौर था ना, वो जो पीढ़ी थी, उसके सामने सिर्फ एक लक्ष्य था, भारत को स्वतंत्र कराने का, और बिल्कुल डेडिकेटेड थे। तो सूर्यनारायण व्यास जी, मननाथ गुप्त जी, ये सब जो लोग थे, इन्होंने उस डकैती को अंजाम दिया था, और उसमें वो पैसा भगत सिंह जी को जेल से छुड़वाने के लिए किया गया, जिसमें फिर एक बम फैक्ट्री में भी उसका पैसा लगा। अच्छा, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है सर, ये हमें भी बहुत सीखने को मिल रहा है आपके माध्यम से। आज कल का सर पहला प्रश्न है जो आपके माध्यम से हम तक पहुंचा है, स्क्रीन पर है, मैं पढ़ रहा हूँ। खटोला, बनाफरी, कुंडारी, तिरहारी क्या है, और साथ में महाजनी भी। कल का प्रश्न है पहला। और दूसरा प्रश्न है कल का कि मानक, राठी और नहेड़ा को आज हम किन रूपों में जानते हैं? मानक, राठी और नहेड़ा क्या चीज है जी? थोड़ा सा गूगल में मुश्किल से मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे, थोड़ा प्रयास करेंगे तो मिल जाएंगे। देखते हैं कौन सक्सेसफुल होता है। जी, थैंक यू सर। तो हम मोहन जी को सुनते हैं आज, उनका काफी बहुत प्रश्न वापस मनमोहन जी को स्क्रीन पर ब्रेक के बाद देह में आ गए। जी, मनमोहन जी, अपूर्व पंत लिखते हैं कि पहरू नाम की जो पत्रिका है उसके मुखपृष्ठ पर आपके अक्सर फोटो होते हैं। कुमाऊनी में एक पत्रिका निकलती है अल्मोड़ा से, हयात सिंह जी निकालते हैं। जी, नहीं, वो उसमें फोटो ही मेरी होती है। जी, मैं भी देखता हूँ, मैं उसका आजीवन सदस्य हूँ पहरू का, तो मैं भी अक्सर उसमें देखता हूँ आपकी तस्वीरें। नहीं, इस बारे में सर मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि मेरा जो है बेसिकली फोटोग्राफी के पीछे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि मैंने फोटोग्राफी में नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस भी अल्मोड़ा में ऑर्गेनाइज करवाई हैं, क्योंकि श्री अनूप शाह जी नैनीताल के
आदरणीय श्री थिरीश कपूर जी, क्योंकि ये दोनों हमारे मतलब गुरु भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं। तो इनके माध्यम से मुझे मौका मिला है अल्मोड़ा में, मैंने अपने ही विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रदर्शनियां भी लगवाई, राष्ट्रीय तो लगवाई, इवन अंतर्राष्ट्रीय भी लगवाई, क्योंकि जब कैमरे मतलब ये डिजिटल का जमाना नहीं था, वाला जमाना था। लेकिन अब ये फोटोग्राफी का मेरा जो अपना कॉन्सेप्ट है, मेरा कॉन्सेप्ट सिर्फ ये था कि फोटोग्राफी के माध्यम से हम अपना आर्ट कल्चर को किस तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो जब ये पेहरू मैगजीन श्री हयात सिंह राउत जी, क्योंकि ये साहित्य के क्षेत्र में पिछले काफी वर्षों से काम कर रहे हैं, इनसे जब एक मुलाकात हुई तो कहने लगे कि यार इसका मुखपृष्ठ डिजाइन करो, कैसे कर सकते हो। तो उस जमाने में शुरुआती दौर पर तो कंप्यूटर भी मतलब डिजाइनर भी नहीं मिलता था, तो मैं थोड़ा सा फोटो को एडजस्ट करके ही डिजाइनिंग वगैरह करता था। आज तो डिजाइनर और इवन आपके मोबाइल में ही सारे ऐप्स आ चुकी हैं, तो उस समय काट छाट करके डिजाइनिंग शुरू करी। तो उसके पीछे मकसद सिर्फ एक ही होता था कि एक छोटे से चित्र में, मतलब एक छोटे से मुख पृष्ठ में कुछ ऐसा संदेश दे दिया जाए कि जिससे कहीं ना कहीं पर अपने पहाड़ की का एक मैसेज चले जाए। तो इसी उद्देश्य के सहारे हम क्या करते थे कि अपनी जो फोटोग्राफ, जितने भी हम हिंदुस्तान की विभिन्न एग्जीबिशंस में फोटोग्राफ भेजते थे, तो उसमें एक सेक्शन होता है फोटो जर्नलिज्म और फोटो ट्रेवल। तो उसमें हम क्या कोशिश करते थे कि अल्मोड़े का नंदा देवी मेला हो गया, अल्मोड़े का दशहरा हो गया, आपका क्या कहते हैं यहाँ का बग्वाल हो गया, देवीधुरा का बग्वाल हो गया, या जहां जहां पर भी जिन मेलों में जाने का मुझे मौका मिला, या गांव की मैं जो भी हमें हुड़किया बॉल है या उस तरीके के जो चित्र होते थे, तो वो उन एग्जीबिशंस में भेजते थे। तो साउथ इंडिया में भी कभी कभी कुछ जगह से ऐसा एक हमारे समाज के मतलब हमारे उत्तराखंड के लोग ऐसे टकरा जाते थे उन एग्जीबिशन को, जो दिल्ली, बंबई और कलकत्ता में देखते थे। तो उनका कहीं ना कहीं से, क्योंकि फोन नंबर भी हम फोटोग्राफ में लिखा करते थे, तो उनके फोन वगैरह आ जाते थे, तो बड़ी खुशी होती थी कि अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से हम आर्ट और कल्चर को थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी नाते मैंने एक वेब पेजेस भी डिजाइन करा, हालांकि मैं उसको चला नहीं पाया। वर्तमान में मैं एक यू के दाजू, यू फुल के और DAJYU करके एक यूट्यूब चैनल मैंने डिजाइन करा। हालांकि यूट्यूब चैनल तो वो मैंने 2012 में डिजाइन कर लिया था, लेकिन मुझे उसमें वो वीडियो डालना नहीं आ पा रहा था। वो पिछले 2-3 साल से मुझे वीडियो डालना आया है, तो उसको मैं यूके दाजू करके, तो उसमें आर्ट कल्चर और ये सारी चीजें डालता हूं। तो मेरा निवेदन उन लोगों से है जो भी हमारी संस्कृति को प्यार करते हैं, तो तमाम उसमें यूके दाजू जो चैनल है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी। और फोटोग्राफ्स, क्योंकि आज मैं दिखा नहीं पा रहा हूं आपको, तो वो फोटोग्राफ मेरा अपना फेसबुक में पेज, अपना फेसबुक में, क्योंकि मनमोहन चौधरी करके आप देखेंगे, तो प्रतिदिन कम से कम 2-3 फोटोग्राफ मैं उसमें डालता हूं। दूसरा, हमने एक फोटोग्राफी का वर्तमान में एक नया क्लब बना लिया है। पहले मेरे क्लब का नाम था माइमेटिक हुड इंडिया अल्मोड़ा करके, जिसकी स्थापना मैंने 1995 में करी थी। लेकिन वर्तमान में, क्योंकि थिरीश कपूर जी भी अब रिटायर होकर के देहरादून से अल्मोड़ा आ चुके हैं, तो उनके संरक्षण में हमने एक उदय शंकर फोटोग्राफी एकेडमी करके डिजाइन किया है। तो उसका भी अपना एक पेज है, उदय शंकर फोटोग्राफी एकेडमी अल्मोड़ा करके। तो उसमें भी तमाम अच्छे फोटोग्राफर, क्योंकि आज तो फोटोग्राफी इतना ग्रो हो चुका है कि डिजिटल ने एक कमाल कर दिया। आपको बीच में मुझे आपने उदय शंकर जी का नाम लिया, तो एक बार APJ अब्दुल कलाम साहब जब राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने एक बड़ी नाट्य अकादमी की घोषणा की और उसका शिलान्यास भी अल्मोड़ा में हुआ। लेकिन वो बहुत धीरे-धीरे जी, वही मैं भी आपसे सवाल करना चाहता था, धीरे-धीरे बनी। और मैं भी जब कभी उधर से गुजरता हूँ तो बड़ी एक दर्द सा होता है दिल में, कितनी खूबसूरत धरोहर एक राष्ट्रीय स्तर की बनने वाली थी और उसका अंजाम क्या हुआ सर उसका? नहीं सर, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ। उदय शंकर शब्द से जी, लेकिन वो शायद कुछ सफल नहीं हो पाया उसमें। नहीं, अभी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि उदय शंकर मेरी जिंदगी का एक बड़ा ही यूनिक शब्द रहा है। ऐसा हुआ था कि एक उदय शंकर से जुड़ा हुआ एक शब्द पहाड़ में एक शब्द और है, हो सकता है कि जोशी जी जानते हो, क्योंकि आप अनुभवी हैं, ज्ञानी हैं। इनका नाम था श्री चिरंजीव लाल साह ठुलघरिया, जिन्होंने करीब 34 साल 34 ईयर्स उदय शंकर के साथ काम किया। वो अल्मोड़ा के ही रहने वाले थे। और अब ये विषय ऐसा है कि मतलब मैं इसमें 4-5 मिनट बोल लूं सर? हाँ, बोलिए जब मैं जब इसके बैक में जाऊंगा तो तभी वो चीज थोड़ा सा क्लियर होगी। क्योंकि उदय शंकर और अल्मोड़ा 2 शब्द एक ऐसे शब्द हैं कि
मैं जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का इंटरव्यू देने के लिए दिल्ली गया, तो क्योंकि मैंने उसकी फाइनल वर्कशॉप करी थी ज्वाइन, तो वहां पर ऐसी जिक्र आ गया, अरे चौधरी साहब आप तो अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। तो वैसे मुझे बिहार का समझ रहे थे ज्यादातर लोग, लेकिन फिर जब उनको पता चला तो यार आप तो उदय शंकर की जन्मभूमि से आए हैं और कर्मभूमि से आए हैं और ये वो। लेकिन हकीकत ये थी कि मुझे उस समय उदय शंकर के बारे में पता नहीं था। मैं अल्मोड़ा वापिस आया, मैंने सर्वप्रथम ये जानने की कोशिश करी कि उदय शंकर और अल्मोड़ा का संबंध क्या है। तो मुझे वो बुजुर्ग टकरा गए जिनका नाम था चिरंजी लाल साहब ठुलगरिया, और उनके साथ मैंने काफी वार्ता करी और उनके सारे प्रूफ्स देखे, क्योंकि उस आदमी ने कम से कम मतलब ये मान के चलिए कि 34 साल उदय शंकर के साथ रहे, तो कम से कम 34 कंट्रीज में उदय शंकर के शोज में वो स्टेज मैनेजर भी रहे। और उनकी शुरुआत उदय शंकर से मतलब यूं समझिए कि एक कारीगर के रूप में, जिसको हम बोलते हैं मतलब बढ़ई के रूप में हुई थी। वो अल्मोड़ा के ही रहने वाले थे और किसी दुकान में काम करते थे। तो स्टेज क्राफ्ट उनका, वो जो कील ठोकने का अंदाज और सजाने का अंदाज था, वो उदय शंकर को इतना भा गया कि उन्होंने उनको अपने साथ ही रख लिया। और उदय शंकर की यात्रा कैसे हुई, अल्मोड़ा में कैसे आगमन हुआ, इसके बारे में कभी समय मिलेगा कि वो बहुत लंबा वृतांत है। उदय शंकर यूं मान करके लिए कि उदय इस अल्मोड़ा की कर्मभूमि में रविन्द्रनाथ टैगोर और आपका यहाँ एक आनंदमयी माँ का दो का बहुत बड़ा योगदान था। जिस वजह से मतलब ये मैं सारे में बातें कर रहा हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर, एक रविन्द्रनाथ टैगोर उनका और इस फैमिली का, और दूसरा एक अल्मोड़ा में बोसी एक परिवार हुआ करता था जिनके नाम से अभी भी लैब अल्मोड़ा में है, और तीसरा माँ आनंदमयी माँ। इन तीनों का एक कोऑर्डिनेशन था। और लकीली उदय शंकर पूरी दुनिया में मानने बात आए थे, और वो एक ऐसे स्थान की तलाश कर रहे थे कि जहां पर, क्योंकि स्थान तो पूरी दुनिया में मतलब उनके पूरे हिंदुस्तान में था, और मेरे ख्याल से अल्मोड़ा से बहुत ज्यादा खूबसूरत कई जगह को स्थान मिल जाता, लेकिन नृत्य कला को आध्यात्म से भी जोड़ना चाह रहे थे। तो इन तीनों ने मिलकर के माँ आनंदी माँ ने उनके लिए एक स्थान निर्धारित किया, जिसको फलसीमा एक जंगल है, फल ये कहते हैं पपर शैली का एक जंगल है, तो उस स्थान पर, और पाताल देवी में वो स्कूल चला। खैर ये लंबी कहानी है। तो उदय शंकर की इसी स्मृति को सहेजते सरकार ने एक, जो अभी हमारे भट्ट जी ने बताया कि यहाँ पर एक बिल्डिंग बनी। ये बिल्डिंग जब बनी तो से जुड़ाव रहा है, मैं उस पर भविष्य एक अच्छी फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। जन्मदिन पर सपनों का शहर कर मेरे एक गुरुजी मेले में आगे अध्यापक थे, गुजर चुके हैं, उनका नाम था श्री नवीन वर्मा। उनसे एक कहानी लिखवाई, उसका नाम रखा सपनों का शहर। उस सपनों के शहर में पूरा उदय, ये चिरंजी लाल साजी के माध्यम से उदय शंकर की अल्मोड़ा के अंदर लगभग 1.5 घंटे की एक प्रस्तुति थी। तो वो प्रस्तुति उनके जन्मदिन पर 8 दिसंबर को जन्म का है, जहाँ ये जो बिल्डिंग बन चुकी, बिल्डिंग में तत्कालीन बहुत सारे जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी थे, हमारे जनप्रतिनिधि थे, इन लोगों से बात करी। तो आज स्थिति यह है, क्योंकि भट्ट जी ने एक क्वेश्चन करा कि वो बिल्डिंग में क्या हुआ। वर्तमान में स्थिति यह है कि उत्तराखंड का संस्कृति विभाग ने जिलाधिकारी अल्मोड़ा को एक के साथ मिलकर के एक समिति निर्धारित करी है, और वहां पर कुछ सांस्कृतिक गतिविधियां अब होने लगी हैं। उसी कड़ी में हमने फोटोग्राफी की भी एक समिति वहां पर बनाई है, जिसका नाम हमने रखा है उदय शंकर फोटोग्राफिक एकेडमी। और उसी माध्यम से हम उदय शंकर नाट्य अकेडमी, हालांकि इसका नाम आप समझ रहे होंगे क्योंकि नाट्य शब्द इसमें जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि उदय शंकर का जो मामला था वो नृत्य और संगीत से था, लेकिन धीरे धीरे वो एक नाट्य शब्द ज्यादा चर्चित हो चुका है। और वर्तमान में थोड़ा बहुत गतिविधियां चल रही हैं। अभी 10 दिन पहले ही वहां पर जनरेटर आ चुका है, या एसी का मशीन मतलब फिर से लग रहा है। हाँ, एक स्थिति ऐसी थी कि जिस दिन यहाँ पर ये पूरा मतलब ट्रेनिंग सेंटर जैसा कुछ बनने लग गया था, चाहे वो पटवारी ट्रेनिंग सेंटर बन जाता या कुछ और बन जाता, तो उसमें मेरे शहर के रंगकर्मियों ने बहुत ज्यादा कोशिश करी और हमने ज्ञापन दिए, हम धरने में भी बैठे, और इत्तेफाक है कि वो आज पुनः रंगकर्मियों के लिए खुल चुका है। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार ने उसके मेंटेनेंस के लिए थोड़ा सा प्रतिबंध उसमें लगाया है कि कुछ ना कुछ शुल्क आपको उसका देना पड़ता है। और कोई भी रंगकर्मी संस्था उस ऑडिटोरियम में, क्योंकि इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम है कि मुझे नहीं लगता कि इधर आसपास नॉर्थ बेल्ट में कम से कम इतना खूबसूरत ऑडिटोरियम होगा। और वो प्रक्रिया धीरे धीरे वर्तमान में मतलब वो अपने प्रगति की राह पर है।
चौधरी साहब, सर आपने जी। भी काफी मेहनत किए थे उसके लिए। आपने हाँ। आपने रंगमंच पे कई बार अभिनय किए होंगे, जी जी जी। अलग अलग कैरेक्टर आपने जिए होंगे। कभी ऐसा भी हुआ आपके साथ में कि आप लोग इसे अभिनय समझ रहे हैं, आपका बहुत बेहतरीन अभिनय समझ रहे हैं, वो वास्तव में आपके हाथ हो रहा है? थोड़ा सा मतलब सर आवाज वो हो गई थी। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार और बोल दीजिए। आपने जब रंगमंच पे विभिन्न किरदार निभाए होंगे, जी तो जी। कई बार ऐसा जो जो दर्शक है वो समझ रहे हैं कि आप तो बहुत बेहतरीन अभिनय कर रहे हैं, आपने बहुत बेहतरीन अभिनय किया, लेकिन कभी ऐसी कोई घटना हुई कि वो असल में आप अभिनय नहीं कर रहे थे, आप तो हकीकत में जी रहे थे उस बात को? हमेशा ही ऐसा होता है। बेसिक एक्टिंग की बात कर रहे हैं सर हाँ नहीं नहीं, इसमें मतलब एक थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है वो घटना। हाँ, अब ऐसा हुआ सर जी जी ना, हाँ, बोलिए क्योंकि हकीकत, बोलिए। हाँ नहीं नहीं, आपका जो भाव था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था सर। एक मतलब एक घटना तो ऐसी हुई कि हम मंच पर जैसे 4 कैरेक्टर खड़े हैं, जी जी तो हम इस शुरुआत करते थे नाटक की। और जी उस नाटक में, जैसे कुछ नाटक में तो ऐसा होता है कि आपका डायलॉग करीब 2-3 मिनट का होता है, 5 मिनट का भी होता है। जी कुछ नाटक ऐसे होते हैं कि जिसमें 1-2 मिनट के बाद, सॉरी आधे मिनट या 20 सेकंड के बाद आपका डायलॉग आ जाता है। जी जी तो उसी तरह का वो नाटक था। तो हम 4 कैरेक्टर खड़े थे, तो और थोड़ा सा मूवमेंट थे, कॉमेडी थी, हाँ डायलॉग जी लगातार बोलने थे। तो जी इतने में ही आज हमारे बीच में वो रंगकर्मी नहीं है, मतलब जी वो मेरे साथ का ही, हमारा वो जो साथी थे वो आज गुजर चुके हैं। उनका नाम था श्री नवीन कांडपाल, उनको हम प्यार से पेंटल भी बोलते थे। तो उनका मतलब पैजामा का नाड़ा टूट गया, जी उनके पैजामे का नाड़ा टूट जी गया। जी अब उन्होंने हल्का सा मुंह बनाया क्योंकि डायलॉग भी चल रहे हैं, हाँ और उन्होंने यूं पकड़े हुए है, और हाँ एक दो डायलॉग तो उन्होंने नाड़ा मतलब वो पैजामा पकड़ करके निपटा दिए। धीरे हाँ धीरे उन्होंने इशारा करके हमें समझा दिया कि यार ये नाड़ा टूट गया मेरा ना। और अब ये डांस वाले एक्शन है, इस तरीके के कुछ एक्शन थे, तो उसमें अगर मैंने कुछ करा तो ये तो सीधे ही मतलब नीचे को जाएगा। तो हमने क्या चालाकी से उनको इशारा करा कि तुम किसी तरीके से उछलते कूदते यहां से बैक हो जाओ हाँ ना, हाँ और किसी जुगाड़ से पिनविन या कोई भी जुगाड़ से वापस आओ, और तब तक के हम आपकी सीन संभालते हैं। तो वो जो मैंने आपको बताया कि कुछ नाटक ऐसे होते हैं जब आप कई बार उसको कर लेते हैं तो हर एक करेक्टर जी में आप डूब जाते हैं, और हर एक का आपको याद आ जाता है। तो कुछ इत्तेफाक ऐसा था कि लगभग 3-4 जी मिनट की सीन हम जो बचे हुए 3 साथी थे, उन तीनों साथियों ने जी इतनी खूबसूरती से उसको निभाया। और जी जब जैसी हमें लगा कि वो वहां पर पहुंच चुके हैं विंग में, और उस समय जैसे ही उनका डायलॉग आया तो हमने उधर को इशारा करा और उन्होंने इस तरीके की एंट्री ली। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वहां पर हम एक्टिंग नहीं कर रहे थे, हम हकीकत बता रहे हैं आपको कि वो एक अजीब सा पल था, मतलब हम संभाल रहे थे उस स्थिति को। तो जी इस जी तरीके का एक आध किस्से याद हैं। बाकी तो सर अब मैं कुछ ऐसा रहा कि मैं मेरी इसलिए एक कह आदत बड़ी खराब, एक आदत जी जी मेरी गुरुजी, मेरी एक आदत बड़ी खराब है। मैं जी बहुत ही जल्दी चीजों को भूल जाता हूँ। मतलब ये तो मैं भूल भट जी की कृपा है कि मैं भी भूल 2020 में उन्होंने मुझे फिर से रिकॉल करने को मजबूर करवा दिया कि तुमने 83 से लेकर के अभी तक के करा क्या। मैं जी हकीकत बता रहा हूँ आपको, फिर मैंने 1-2 दिन थोड़ा सा कंसंट्रेट करा कि यार करा क्या क्या ना, क्यों, क्योंकि मेरी एक आदत खराब है कि एक गतिविधि करी तो फिर उसके बाद सीधे रिलैक्स होकर के किसी दूसरी गतिविधि में मैं जंप कर जाता हूँ, चाहे वो तो मैं फोटोग्राफी की ये तो हो सिर्फ ये जिक्र मैंने जी इसलिए किया आपसे, ये जी। जिक्र मैंने इसलिए किया कि मैं शौकिया, मैं भी रंगमंच में चले जाता हूँ कभी कभी, अरे नहीं सर, बिल्कुल आप शौकिया। ना। और रंगमंच तो सर एक ऐसी चीज है कि तो मतलब एक उसमें बार कई घटनाएं घटती हैं। मतलब एक बार मतलब जैसे हम नुक्कड़ नाटक भी काफी कर, नहीं, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना था इसी तरह की, क्या हुआ सर था। थोड़ा सा ऑडियो में आ रही है। बोलिए। भगवान जी आपकी ऑडियो में थोड़ा दिक्कत है, तो हम जी जी, तब तक इनसे अगला सवाल लेते हैं। सर थोड़ा परेशानी है। मनमोहन जी, बहुत सारे टिप्पणियां आ रही है लगातार, मैं शेयर भी कर रहा हूँ, आप शायद नहीं पढ़ पा रहे होंगे क्योंकि आप अपनी बातचीत में ज्यादा मगन है। मनीषा टीकादार हैं जो कलकत्ता से हमारी नियमित सर मेरी ओर दर्शक है, से, वो मेरी ओर से जी वो पूछ रही है, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि हाउ थिएटर एंड जी जी, फोटोग्राफी कैन इंस्पायर एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ। ये सर स्क्रीन पर लिखा भी है सर। सर जी जी। तो सर थिएटर तो थोड़ा सा शिक्षक के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि
जब आप हम विद्यालय की एक शुरुआत, मतलब जब हम प्रार्थना से लेकर के अगर हम गौर करें, जो छुट्टी होने का मतलब समय है, उस बीच में वो जो 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय होता है, उन बच्चों के बीच में जो हम जितनी भी गतिविधियां करते हैं, तो अगर हम उसको गौर से देखें तो वो कहीं ना कहीं पर पल पल अपना स्वरूप बदलती हैं, और पल पल हमें नए तरीके से चीजों को संभालना पड़ता है। नई क्लास होती है, नई परेशानियों को हमें अपने में विद्यालय की सारी उन समस्याओं को समावेश करना पड़ता है, और थिएटर के अंदर भी यही चीजें मौजूद होती हैं। और जो थिएटर का एक जो मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी तरीके से अपनी बात को दूसरे तक के संप्रेषित करना, और कक्षा में भी हमारा सबसे पहला प्रयास ही वही होता है कि जो भी वो विषय है, उस विषय को उस कक्षा में उपस्थित जितने भी बच्चे हैं, वो चाहे उनका मानसिक स्तर अलग अलग स्तर का होगा, लेकिन हर एक को अपने स्तर तक के किस तरह से हम अपने संवाद को, हम अपने उस विचार को उस बच्चे तक के पहुंचा सकें। तो मुझे लगता है कि वो जो थिएटर था, वो थिएटर आप वहां करते नहीं है, कक्षा के अंदर थिएटर नहीं करते हैं, लेकिन वो हकीकत में जब आप थिएटर से जुड़े होते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते आप कुछ ऐसी गतिविधियां कर बैठते हैं कि बच्चे उसमें आनंदित होने लगते हैं। और जहां बच्चा आनंदित होता है तो मेरा यह मानना है कि उसकी समझ में थोड़ा बहुत आने लगता है। साधु क्या कर रही है? बेहतरीन सर, बिल्कुल सही बात। और रही बात फोटोग्राफी की, अब फोटोग्राफी का तो मामला ऐसा हो गया है कि आज तो स्थिति ये हो गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, हालांकि मुझे आज भी सेल्फी खींचने नहीं आती, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो ये स्थिति है कि मतलब थोड़ी देर में ये सेल्फी भेजनी है आपने, थोड़ी देर में फलाने फोटोग्राफ की एक्टिविटी की फोटोग्राफ भेजनी है। तो मेरे को लगता है कि टीचर के लिए तो फोटोग्राफी वर्तमान समय में तो बहुत ही नितांत आवश्यक है। हालांकि फोटोग्राफी का एक अलग पहलू है, जब आप फोटोग्राफी करने के लिए हिमालय में जाते हैं, क्योंकि इतने गुणी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आदरणीय क्या कहते हैं बहुगुणा जी, आपने कई यात्राएं करी हैं, तो हिमालय में जब आप जाते हैं, मेरे साथ हिमालय के भी ऐसे ऐसे वाक्य हुए हैं फोटोग्राफी में कि वो कमाल के थे। मतलब मुझे साक्षात दर्शन हुए हैं, यूं समझ लीजिए, मुझे तो नहीं हुए, मेरी फोटोग्राफ से किसी और को दर्शन हो गए और वो बेहोश हो गए। मतलब इस तरीके की घटनाएं मेरे साथ हिमालय में घटती हैं। तो फोटोग्राफी अपने में एक बहुत, फोटोग्राफी और थिएटर अपने में एक बड़ा सा अजीब सा शब्द है, जहां पर मतलब यूं समझ लीजिए कि आप इतनी लंबी यात्रा, मतलब एक आध्यात्म की, यूं समझ लीजिए कि आध्यात्म की शुरुआत करने का एक माध्यम भी है, जो मेरा मानना है। हाँ, क्लासेस के जी, हेलो जी जोशी सर। हाँ सर, मेरे विचार से जैसे इन्होंने कहा पेहरू में इनके फोटोग्राफ्स आते हैं, तो फोटोग्राफी भी जो है उसका यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वो है जैसे जियोग्राफी इज राइटिंग अबाउट अर्थ, फोटोग्राफी इज दैट यू आर राइटिंग विद लाइट। फोटोग्राफी ना राइटिंग विद लाइट, आप अपने अंदर की भावनाओं को आप बिल्कुल व्यक्त कर रहे हैं थ्रू फोटोग्राफ्स। तो वो भी एक राइटिंग है, वो भी एक अंदर की भावनाओं को व्यक्त करना है। और टीचर जहां तक है, टीचर तो एक सर जोकर है। मैं ये मानता हूँ टीचर को जोकर होना चाहिए। जोकर वो नहीं जो केस्टो मुखर्जी की तरह या जॉनी वॉकर साहब की तरह अपनी वो करता है, लेकिन जोकर वो है जो अपने गम छुपा के रखता है और क्लास में सब बच्चों के सामने हंस के प्रवेश करता है। इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहिए सर, आपने तो जोकर कहा, मैं तो उसमें कहता हूँ कि टीचर को मदारी भी होना चाहिए। जोकर मदारी जो भी है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि न जाने कौन सी परिस्थिति आ जाए, न जाने क्या झेलना पड़ जाए, तो अपनी सारे विचारों को, अपने सारे सब्जेक्ट को देना और अपने गम छुपा के रखना, वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन जावेद इकबाल जी कश्मीर से जावेद इकबाल कुछ पूछ रहे हैं सर आपसे, स्क्रीन पर है जी। What basis of theatre are important for a teacher? Every teacher should be a good artist, as we are going to deal with Z generation. Absolutely right. He is absolutely right. ये एक चिरकालिक सार्वभौमिक उत्तर है जो जावेद कह रहे हैं। हमेशा से टीचर जिस भी पीढ़ी के रहे होंगे वो आगे आने वाली जनरेशन को डील करते होंगे। हमारे पिताजी के टाइम या हमारे दादाजी के टाइम जो टीचर रहे होंगे वो हमारे दादाजी की जनरेशन को डील कर रहे हो, तो फिर वो पिताजी की जनरेशन, आजकल के टीचर हमारे बेटों की जनरेशन, ZX जो ये लिख रहे हैं, आज की जनरेशन, आज के आने वाले, क्योंकि टीचर हमेशा एक जनरेशन पीछे ही होता है।
बच्चे न जाने क्या सोच रहे हैं, न जाने किस दुनिया में हैं। इसलिए थिएटर काम आता है। इसलिए थिएटर एजुकेशन जो है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बनेगा, देखिएगा। जी, इस जी, पर स्कूल के इन्होंने समय लिखा भी ऐसा, जयकृष्ण प्रेमी जी जो हमारे परसों कलाकार थे, वो कह रहे हैं कि ये हाँ विषय आजकल काफी लंबे समय से चर्चा में है। हाँ बिल्कुल, थिएटर एजुकेशन जो है वो तो काफी लंबे विषय से है। सर, और अच्छा मनमोहन जी, मैं तो आपको उस ओर ले जाना चाहूंगा जिसकी चर्चा आपने शुरू की, लेकिन वो बात पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि आप एक यायावर भी रहे हैं, यात्री रहे हैं, ट्रैकर रहे हैं, हिमालय में आप काफी गए हैं। तो एक घटना का आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा शुरुआत आपने की, फिर वो बात जी जी कहीं और चले गई कि आपकी फोटो देख के कोई बेहोश हो गए। वो क्या घटना थी सर? थोड़ा बड़ी रोचक होगी, मुझे लगता है, वो हमको बताइए सबको। सर। मतलब उसको ऐसे समझ लीजिए कि गढ़वाल में जब आप यात्रा करने के लिए जाते हैं तो रूपकुंड नामक बहुगुणा अच्छी तरह परिचित होंगे, भटजी भी होंगे, जोशी जी भी होंगे। मैं और गया मेरे हूँ ख्याल सर से वहां तक, रूपकुंड एक इस समय ऐसा मैं ट्रैक भी है कि गया जो हूँ। पूरा लगभग हिंदुस्तान। जी, तो मैंने वो ट्रैक 2-3 बार किया है, कभी राज्य यात्रा के माध्यम से भी और वैसे भी भी। तो ट्रैकिंग में होता जी क्या है कि मतलब होता क्या है कि वो सर वो मतलब ट्रैकिंग का तरीका अलग अलग है। जैसे कुछ लोग तो बहुत तैयारी के साथ जाते हैं। हमारी जो ट्रैकिंग रही थी वो बड़ी यूनिक थी। और अपने कुछ साथी वो उस ट्रैक में होता क्या था कि हमारे पास इक्विपमेंट बहुत ज्यादा नहीं होते थे, खाने का सामान बहुत ज्यादा नहीं होता था। मतलब हम तो ऐसे ही हमारे 5-6 साथी हम जा रहे थे। तो एक घटना, मतलब 2 घटना मैं आप लोगों को सुनाना चाह रहा हूँ उसी ट्रैक की। एक जी सज्जन में बैठे हुए मिले, सर, वॉइस शाम वक्त था, हम आपकी रूपकुंड से वॉइस लौटे थे। तेज, हेलो कुछ आपकी स्पीड आवाज बहुत कट हेलो ज्यादा आ है। रही है मेरे। आपकी हेलो स्पीड बहुत ज्यादा है, जरा धीरे बोलिए। हेलो बोलिए बोलिए मनमोहन जी, बोलिए अब ठीक है सर। सर? जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब हाँ, ठीक है, फर्स्ट तो क्लास। जी, अब रूपकुंड से जब आप आते हैं तो एक बेदनी बुग्याल का जगह है। मतलब हाँ, इतिहास में वेदी तो नहीं है। ये बताया, मतलब शास्त्रों के हिसाब से तो यह है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ पर वेदों की रचना की। लेकिन वो जब जब दृश्य देखा जाता है, अब वो फोटोग्राफ दिखाता तो शायद आप लोगों को बिलीव भी होता। तो यहाँ पर वेदों की रचना हुई है, तो आदमी का मन और मस्तिष्क थोड़ा सा कुछ अंतर तो हो ही जाता है इन स्थानों पर। हमारा भी हो चुका था। कुछ साथी हमारे उसमें से समझ कि बाबा के भक्त होते हैं, तो वो बिल्कुल ही मतलब रनवे के एरिया में। तो हम जैसे 9 साथी थे, सबके पास कैमरे का थे। तो एक स्थान पर एक सज्जन बैठे हुए थे यूं करके। तो ये जो पोज है तो इस तरीके से जैसे चूल्हा चूल्हा जैसा बना था और हल्का सा ऊपर से इस तरीके का ढका हुआ भी था। और हार्डली मतलब ये मान के चलिए कि 1.5 मीटर 2 मीटर दूरी पर हम लोग बैठे हुए थे। अब उसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारे दोस्त थे उसमें से 1-2 दोस्तों ने तो कहा कि यार देखो बाबा जी के दर्शन हो गए, हाथ प्रणाम कर लो। 1-2 लोगों ने प्रणाम करा। 2-3 लोग अचक अचक अचके में, क्योंकि हकीकत ये थी कि हम 9 में से केवल वो 4 या 5 लोगों को दिखाई दी, 4 लोगों को दिखाई नहीं दी। तो वो जो घटना थी, उस घटना में मतलब वो वहां पर हम मतलब ये समझिए कि बिल्कुल आवाज नहीं निकली मुंह से जब उन्होंने कहा हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और हमारे किसी दिमाग में ये दिमाग ने काम करना दे दिया था शून्य शब्द की, जो शून्य बोलते हैं, क्योंकि थिएटर में ऐसा बहुत बहुत ज्यादा अरबों में आता है, शून्य हो जाइए टाइप का। तो वो जो शून्य होना था वो मैंने उस ऊंचाई में महसूस करा 14 कि शून्य हो जाता। मतलब इस तरीके से। और जाने के बाद, उतरने के बाद फिर हम सांस ली और थोड़ा पानी वानी पिया, तब हमने आपस में डिस्कशन किया। तो बिल्कुल कसम खा दी सब लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने कहा नहीं हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। तो वो इस तरह की हिमालय में घटनाएं होती हैं। और वो रात भी भयावह रात रही थी। रात भर हम भजन गाते रहे। अगर क्योंकि हमारी आदत थी, मेरी तो आदत ये थी कि मैं अगरबत्तियों के गट्ठर रह जाता था। और जो फूल गोभी होती है
उस फूल गोभी में रात भर अगरबत्तियां जला करके रोकते रहता था और शिव जी के भजन हम गाते रहते थे। और वो शिव जी के भजन की लाइनें भी ऐसी थी कि कुछ तू यहाँ जिंदा आया है क्या ले जाएगा, और इस तरीके का मतलब शब्द होते थे। खैर वो उस जमाने की बातें हैं। और उसी ट्रैक सर में मनमोहन जी, एक घटना, लेकिन जी एक दुर्भाग्य ये रहा कि जब आपने मूल घटना बताई उस वक्त आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, तो हमारे श्रोता और हम कुछ नहीं सुन पाए। आज अच्छा, स्क्रीन पर आपके तो मैं लिखा भी आ रहा है, एक बार फिर से रिपीट तो कर उसमें दीजिए। क्या, हाँ मतलब ये था कि ये मान लीजिए कि हमने एक ऐसे बुजुर्ग के दर्शन करे जो ऐसे जी थे, और हम 9 लोगों में से 5 लोगों को वो दिखाई दिए, 4 लोगों को नहीं दिखाई दिए, और अच्छा, केवल एक ही 2 मीटर साथ, की एक साथ, डिस्टेंस थी। तो उस एक घटना साथ में, जी आप सारे एक लोग एक साथ, साथ थे? और वो, हाँ एक साथ थे, और हम मतलब उसके बाद हम थोड़ा सा घबरा गए और शून्य जैसे हो गए। और वो बुजुर्ग थे, उनकी जो आईज थी, उसकी आईज में इतनी पावर थी, मतलब वो हम थिएटर में आंखों का मूवमेंट जिसको बोलते हैं, वो जी यहाँ से यहाँ पहुंची थी। उन्होंने हमारी ओर को यूं करके तिरछा मारा। तो वो मतलब वो था। अब उसका एंड सुनिए। उसके बाद हम अल्मोड़ा आ गए। अल्मोड़ा में एक पान की दुकान में मैं कुछ मतलब पान या मतलब लेने गया, तो वहां पर एक अखबार वो दुकान कर रहा था, मेरा मित्र ही था वो। उसने वो फोटो देख कर मैं थोड़ा चौकन्ना हुआ। तो वो फोटो सेम ऐसी थी जैसा हम कुछ सीन देख करके आए थे। तो मेरे को थोड़ा सा उत्सुकता हुई, मैंने उससे अखबार मांगा। वो फोटोग्राफ एक इधर ये कैलाश मानसरोवर यात्रा में एक कोई हमारे हिंदुस्तान के कोई यात्री थे, लगभग मेरे को लगता है कि सोचा आपके कलकत्ता हो गए, उनकी डेथ हो गई। सर, आवाज लगातार उन्होंने एक डिस्टर्ब हो रही है। हेलो, भट्ट जी इनको ही चौधरी ले सर, लीजिए आवाज पूरा फ्रेम लगातार में, डिस्टर्ब हो रही है। पूरा फ्रेम जी में, पूरे फ्रेम में इनको ही ले लीजिए, तो हो सकता है कोई फर्क नहीं, पड़ेगा। आवाज का उससे संबंध नहीं है सर, वो कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं हेलो, कोशिश कर लेता हूँ एक बार फिर से, लेकिन वो आवाज नहीं ऐसे आ रही सर आवाज, अगर माइक्रोफोन ये हटा दूं तो। सर हेडफोन हेलो यूज करिए एक बार जरा, हेडफोन हेलो अगर काम कर रहा हो तो। हेलो हाँ सर, हाँ हेलो, बोलिए। जी सर बोलिएगा। हाँ तो अब थोड़ा आ रही है ना सर? जी अब आ रही है। हेलो, हाँ आ रही हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही हेलो। है। हाँ तो बोलिए सर सर, वो आवाज आपकी आ रही अखबार, हेलो है। हाँ बोलिए सर। हेलो, जी जी हाँ अखबार में जो फोटो छपी, फोटो लगभग उसमें आए थे ऐसे। फिर मैंने उस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। तो वो आर्टिकल क्या था कि किसी सज्जन ने ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कोई फोटोग्राफ खींचा और उनकी डेथ हो गई थी। और उस डेथ के बाद उनके कैमरे से एक फोटोग्राफ निकली थी। वो लगभग, तब वो एक इत्तेफाक था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सेम फोटोग्राफ था। और वो फोटोग्राफ उनको उनके परिवार वालों ने कि इन्हें मतलब हनुमान जी के दर्शन। तो वो इस तरह हिमालय में मतलब सामान्य रूप से घटती हैं। और वो उसका मतलब कई बार आवाज आ रही ना सर? हेलो हाँ आ रही सर, आवाज आ रही है, आप बोलते रहिए। हेलो जी बोलिए सर। हेलो हाँ आ रही सर, आवाज आपकी आ रही है। थोड़ा हेलो डिस्टर्बेंस है, नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। जयकृष्ण हेलो। पंडित जी है सर हमारे साथ। वो लिखते हैं कि एक बार देहरादून के हम्म, विरासत कार्यक्रम में थिएटर के महागुरु स्वर्गीय हबीब तनवीर जी से लंबी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे स्कूल स्तर जी पर थिएटर की दशा पूछी। मैंने कहा इसमें विषय से इधर इतनी आजादी नहीं। तो उन्होंने एक शेर सुनाया, उड़ाओगे परिंदा तो छत पर जाकर बैठ जाएगा, उड़ेगा खुद तो खबर लाएगा 7 आसमानों की। क्या बात है। अरे मनमोहन जी, आप इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहे हैं, मेरी आपके लिए असीम शुभकामनाएं। और सर वो एक घटना और रह गई। जी जी एक छोटी सी घटना मैं भी सुनाना चाहता था 1-2 मिनट में। हाँ मैं हाँ चाह रहा बिल्कुल था सर, कि वो आप बोलें। क्या हुआ था कि ऐसे ही जब मैंने बात की थी, क्या हुआ था कि मुझे एक ऐसा अभिनय करना था, व्यक्ति का अभिनय करना था कि जिसको लोगों ने बहुत पीटा है और उसको चोट लगी हुई है बहुत ज्यादा, और लोग उसको पीट रहे हैं। तो सीन में ये था कि वो एकल अभिनय था मेरा, जिसमें बाकी नहीं था, मुझे खुद ही दो या तीन आदमी के रोल मुझे खुद ही करने होते थे। तो
जब मैंने इनको बोला पीछे से लोगों को, तो इन्होंने मुझे जोर से स्टेज पे धक्का दे दिया, क्योंकि मुझे धक्का देना था, फिर मुझे कहना था कि मत मारो मुझे, मत मारो मुझे, दर्द हो रहा है। तो जब धक्का दिया तो मेरा कंधा बहुत जोर से उस पर टकराया, वो पत्थर का फर्श था, मजबूत फर्श था, दरी उसमें बिछी थी, और मेरा कंधा उतर गया। तो साहब हुआ ये कि भयंकर दर्द हो रहा था मेरा, और मुझे दर्द का ही अभिनय करना था और रोने का अभिनय करना था। तो दर्द से जब मेरा तो लोगों ने तालियां बजा दी। अब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भैया ये दर्द की अभिनय नहीं कर रहा है, ये वास्तव में इसको दर्द हो रहा है, बहुत समझ में नहीं आया किसी के। जब मैं अपना रोल वापस करके इधर आया, अंदर वापस आया, तो जो डायरेक्टर साहब थे बड़े खुश हुए, वो उनको लगा कि यार मैंने बहुत बढ़िया एक्टिंग कर दी। उन्होंने मेरे उसी कंधे पे शाबाशी दी जो कंधा टूटा था, कि शाबाश शाबाश। मन तो किया कि एक झापड़ मार दूं मैं इनके, धक्का मुझे बहुत जोर से दिया, टूटे वो कंधा भी 6 महीने तक मेरा उतरा रहा, जिस गलत एंगल से गिर गया, और शाबाशी भी उसी कंधे पे दी, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया कर दिया। मैंने मतलब क्या करूँ इनका। तो उससे मुझे याद आ गई, कभी कभी हकीकत हो जाती है वो। अब तो ऐसे ही याद आ गई थी मुझे, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ। नहीं सर, बिल्कुल आनंद सर आया। आपको सुना रहे थे सर, उसको कंप्लीट करिएगा। सर मेरे से कह रहे हैं ना? हाँ जी आपको हाँ सुना रहे थे, बीच में सर उसको संक्षेप में सुना देता हूँ कि एक उसी रूपकुंड ट्रैक में मैंने एक फोटोग्राफ रूपकुंड का खींचा। तो जब रूपकुंड का फोटोग्राफ खींचा तो कभी भी आपको जाने का वहां मौका मिले, तो अब तो वो झील मतलब थोड़ा सा बर्फ पिघल गई है, लेकिन जिस समय हमने खींची तो वो ये मान के चलिए कि अगस्त का महीना था, लेकिन बर्फ स्नोफॉल हो रहा था। तो वो कुछ फोटोग्राफ में क्या होता है कभी कभी कि जो आप खींचते हैं वो आपको तो नहीं दिखता, लेकिन दूसरा आदमी इमेजिनेशन में चले जाता है। अरे यार इसमें तो ऐसी आकृति दिख रही है, अरे यार इसमें तो, जैसे कैलाश मानसरोवर जब आप जाते हैं तो बहुत सारे लोगों की फोटोग्राफ में उनको कहीं पर शिव के दर्शन होते हैं। अब फिर हमारी जो हिमालय की बेल्ट है, तो इसमें तो चाहे वो नंदा खाट हो, नंदा देवी हो, या आपका नंदा घूंटी है, यूं घूंघट का मतलब ही नंदा घूंघटी से है। तो ये जो सारी चीजें हैं तो ये प्राचीन काल से चली आ रही हैं। तो वो फोटोग्राफ जब मैंने खींचा, उसमें क्या हुआ कि एक गुजराती कोई तेल के बहुत बड़े व्यापारी थे, अपनी बच्ची के साथ यहाँ आए, उत्तराखंड आए, और ग्वालदम के बाद वो ज्यादा जा नहीं पाए क्योंकि उनकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई, और वो काफी बार मानसरोवर भी जा चुके थे, बस रूपकुंड उनका बचा हुआ था। तो कहीं इत्तेफाक से मेरे से टकरा गए, किसी ने उनको सजेशन दे दिया कि यार उनके पास फोटोग्राफ है रूपकुंड के, वो बनवा लो सारे। उन दिनों नेगेटिव का जमाना था, लगभग मतलब ये मान के चलिए कि 2,500-3 हजार फोटोग्राफ उन्होंने उस जमाने में बनाए अपने लिए। मैंने कहा नहीं इसको बनाइए। तो अब उनकी बच्ची ने, फिर मैंने उनको एक स्लाइड होता है, स्लाइड मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं क्योंकि उस जमाने में स्लाइड चलती थी, आजकल तो स्लाइड भी सारी डिजिटल पैटर्न आ गया है। तो जो स्लाइड थी वो मैंने एक आध स्लाइड उनको गिफ्ट करी, और स्लाइड प्रोजेक्टर, छोटे से प्रोजेक्टर से, मतलब बड़ी कहीं से जुगाड़ करा एक छोटा सा प्रोजेक्टर उनको दिखाया। तो उस प्रोजेक्टर में जैसी एक स्लाइड लगाई तो वो रूपकुंड की थी। तो उस रूपकुंड में, वो मेरे को बाद में पता चला कि इस फोटोग्राफ में क्या दिख रहा है, तो वो बच्ची बेहोश हो गई। हम डर गए। फिर हमने किसी तरीके से डॉक्टर को बुलाया, वो करा, और वो थोड़ा सा जैसी वो बच्ची होश में आई, वो फिर मेरे पाँव में पड़ गई। फिर भी मेरी समझ में नहीं आया, और बच्ची को वोमिटिंग हो गई। उसके बाद दूसरे दिन जब मैं दोबारा मिलने के लिए गया तो उस बच्ची ने मेरे को बताया कि मुझे इसमें साक्षात शिव के दर्शन हुए, और शिव के बगल में मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, और शिव के इस तरफ दाईं ओर मुझे पार्वती के दर्शन हुए। बाद में हल्का सा इमेज को थोड़ा सा मैंने भी कंसंट्रेट करके देखा, तो वो क्या था कि बर्फ कुछ इस तरीके से गिरी उस समय वहां पर कि वो सारी इमेजेस, जिस तरीके से गणेश का हम एक पूरा परिवेश होता है वो देखते हैं, शिव का जो एक हमारा जो एक पैटर्न है वो देखते हैं, पार्वती का जिस तरीके से, तो जो जनरली हम कैलेंडर्स वगैरह में देखते हैं, तो वो पैटर्न लगभग कंप्लीट वहां पर डिजाइन हो रहा था। क्योंकि ऊपर रूपकुंड में पत्थर लुढ़क करके आते हैं और उसमें वो थोड़ा थोड़ा बर्फ अटक करके, तो वो एक इत्तेफाक था कि वो उस तरीके का फोटोग्राफ, वो मतलब क्लिक करते समय मुझे नहीं पता था, तो शायद मैं और अच्छी तरीके से खींचता। तो ये इस तरह की घटनाएं फोटोग्राफी में बहुत ज्यादा होती है। और ये एल्टीट्यूड पे ये नेचुरल हो जाता है। जब आप 14-15 हजार फीट की हाइट पे जाते हैं तो ये फिनोमेना है, हर जगह आप कहीं भी चले जाएंगे। तो ये होता क्या कि ब्रेन को, तो जब ऑक्सीजन में क्या होता है कि एयर थिन होती है और ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती नहीं है, तो वो कई बार जैसे हम सपने में चीजों को देखते हैं ना, तो वो देखने लग जाता है। वो ये अक्सर हो जाता है। ये आप करके आप कहीं भी जब हाइल्टीट्यूड में आप जाएंगे तो ये अक्सर हो जाता है।
सर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा मनमोहन सर आपसे। इस शो को जो लोग देख रहे हैं, जो भी टीचर्स देखते हैं, वो बहुत इनोवेटिव है, बहुत एनर्जेटिक है पूरे देश भर से। तो आपने रूपकुंड का जिक्र किया, मुझे भी एक बार राज्यात में वहां तक जाने का अवसर मिला था, लेकिन वो राज्यात में माहौल इस तरह का होता है कि आप चीजों को एंजॉय नहीं कर पाते, आप राज्यात पर ही आपका फोकस रहता है। तो वेदिनी और रूपकुंड दोनों का जो वास्तविक स्वरूप है वो राज्यात में आप नहीं देख पाते। तो मैं चाहूंगा सर आपके नेतृत्व में एक बार इस शो को जो भी लोग देख रहे हैं उसमें से जो लोग जाना चाहें, हम एक बार रूपकुंड तक जाएं कभी आने वाले समय में। मेरा नाम लिख लीजिए आप उसको जी, बहुत मतलब ये हमारी मदद करें। मेरा नाम लिख लीजिए साहब। हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, आपके दिशा निर्देशन में ही चलेंगे। मैं दिशा निर्देश देता ही नहीं कभी किसी को, क्योंकि मैं आसानी से मैं दिशा निर्देश इसलिए नहीं देता क्योंकि मैं किसी का दिशा निर्देश जी क्या मैं दिशा निर्देश इसलिए नहीं देता सर कि अमूमन मैं लोगों के दिशा निर्देश सुनता नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि लोग मेरा दिशा निर्देश भी नहीं सुनेंगे। नहीं वो जरूर सुनेंगे, आपका जरूर सुनेंगे। वो बात अलग है कि मनमोहन सर कभी नहीं चलेंगे कभी। मैं 20-22 हजार फुट तक जा चुका, हिमालय में मैं 22 हजार फुट तक जा चुका हूँ, 21-22 हजार फुट तक। जी बहुत अच्छे। एक बार 20 हजार फीट पे मेरे इसमें लंग्स में पानी भर गया था, तो मुझे भागना पड़ गया था। रात में कंदराओं में रुका, फिर 10 दिन में हॉस्पिटल में जमा रहा। 2-3 बार मुझे रेस्क्यू 2 बार ये सर चौधरी सर, जोशी सर जवाब भी आने लगे हैं। समीर जाना कलकत्ता से कह रहे हैं आई वांट टू गो रूपकुंड सर जी। एब्सोल्युटली यस, बिल्कुल सर, आई एम गेम फॉर इट। जी बहुत खूबसूरत जगह हैं और भी हैं। समीर रूपकुंड के बारे में थोड़ा सा और जानकारी। समीर जाना, योर नेम इज itself is जाना, so you must जाना, you will जाना जी। आना भी दियो। गौरी शंकर कांडपाल जी कह रहे हैं मैं भी चलूंगा। अपूर्व पंत कह रहे हैं दिल्ली से मैं भी चलूंगा। सर इतने लोग तो अभी हो गए, मैं भी उनमें। नहीं बिल्कुल सर। और ये मनीषा टीकादार भी कह रही है मैं भी चलूंगी। तो एक अच्छा ग्रुप रहेगा सर, तो हम सब लोग वहाँ जाएंगे और सीखेंगे, फोटोग्राफी भी सीखेंगे आपसे। अरे नहीं सर सर कुछ शिक्षकों के लिए कहना चाह रहा हूँ। जी स्वागत सर। क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से ही इस कार्यक्रम से जुड़ा, मैं उन तमाम शिक्षकों को प्रणाम करता हूं कि जिनके कार्यक्रम इसमें मुझे देखने का सौभाग्य मिला और बहुत सारी जानकारियां मिली, बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिला, संगीत के माध्यम से, चाहे साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से। और मुझे गर्व हुआ कि मैं भी उस समाज का एक हिस्सा हूं। बस दुख वही मैंने आपको बताया कि ये मेरा दुर्भाग्य था कि ऐसे गुणी शिक्षकों से मैं ना फेसबुक के माध्यम से कभी जुड़ पाया, ना किसी अन्य गतिविधि के माध्यम से जुड़ पाया, लेकिन मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। और मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट है, यदि उन साथियों तक आए तो उसको कृपा करके आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा। और एक चीज कहना चाहूंगा मनमोहन जी, अभी जो आपने कहा कि आपने YouTube चैनल शुरू किया है, तो भट्ट जी की बड़ी इच्छा थी कि इसके जितने प्रोग्राम, ये 15, 16, 20, 25, 500, 800, 1000, 2000 जितने प्रोग्राम बने, तो उनको अपने YouTube चैनल में डाल दीजिए। जरूर इनका YouTube चैनल है नहीं। ये थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ये मेरे को सिखाएंगे कि उसको मैं डाउनलोड कैसे करूंगा। मैं अपने चैनल में शेयर करूंगा कल से। जी और दूसरा सर चौधरी जी, मैंने आपको फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजी है, आप अभी तक नहीं एक्सेप्ट कर पाए शायद। सर वो नहीं उसका कारण मैं बताऊं। मुझे क्या होता है कि जैसी कोई रिक्वेस्ट आती है मैं एक को डिलीट करता हूं, तो मैं छांट रहा हूं कि किसको डिलीट करूं ना। तो मैं इस बीच क्या कर, अब ऐसा करिएगा मेरा नंबर भी नहीं है, इनको छाड़ दीजिए, भट्ट जी को छाड़ दीजिएगा और मुझे ऐड कर लीजिएगा। अरे नहीं सर ये मिर्ची में कमेंट है, ये मिर्ची पार्टिंग डिबाटिंग कमेंट है ये। नहीं सर। और मैं नहीं सर, मैं शिक्षक साथियों से भी कुछ कहना चाह रहा हूं सर, क्योंकि इस कार्यक्रम में मुझे मालूम है कि बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे जुड़ते हैं। और होता क्या है कि जैसे सर ये जो मैं बातें कर रहा था आपके साथ, क्या था कि जैसे होता क्या है कि जैसे ये जो थिएटर था मेरा, ये जो फोटोग्राफी थी, ये कहीं ना कहीं पर विद्यालय की गतिविधि से हटकर के भी थी।
विद्यालय में भी गतिविधियां होती हैं, जैसे साइंस ड्रामा में मैं बच्चों को ये समझ लीजिए कि बांस पकड़ करके दिल्ली ये साइंस सेंटर जो होता है वहां तक के पहुंचाया मैंने बच्चों को। अब वहां पर क्या था कि हमारे हिंदी मीडियम स्कूलों के सामने सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे आ गए जो केवल अंग्रेजी में पिटपिटा रहे थे, और मेरे हिंदी मीडियम के बच्चे जिन्होंने कभी दिल्ली भी नहीं देखा था, और वो अजीब सी मतलब साजो सामान लेकर के हम दिल्ली पहुंचे, क्योंकि पहले स्टेट क्वालिफाई करा फिर दिल्ली पहुंचा, तो वहां उनकी थोड़ा सा वो सॉरी ऑडिटोरियम देख करके उनकी जान सूख गई, और वो जो पूरा सेटअप था और जिस तरीके से मैंने वहां पर। लेकिन क्या है कि मेरा निवेदन है उन शिक्षकों से जिनके अंदर भी थोड़ा सा भी टैलेंट है इस आर्ट को लेकर के, इस थिएटर को लेकर के, इस म्यूजिक को लेकर के, तो आज वास्तव में बहुत सारी गतिविधियां इस तरीके से ग्रो हो चुकी हैं कि आप बहुत आगे उन बच्चों को ले जा सकते हैं। क्योंकि बच्चे को जब आप आगे ले जाते हैं होने को टीचर को ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं कहाँ फंसूं इनके चक्कर में अब, लेकिन अगर आपको ऐसा मौका मिलता है और आपके अंदर ऐसा हुनर है तो प्लीज बच्चों को अपने तैयार करिए। और जब जो आर्ट है, आर्ट में यदि जरा सा भी दम होता है तो वो आर्ट अपना स्थान खुद बनाती है, अपना रास्ता खुद चुनती है। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे जितने भी शिक्षक हैं, क्योंकि इस बीच में शिक्षा जगत में भी एक बदलाव देख रहा हूं पिछले करीब 10-12 सालों से, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे जो नवयुवक शिक्षक हमारे इस शिक्षा समाज में आ चुके हैं, वो वास्तव में बड़े टैलेंटेड हैं। हाँ, वो एक अलग चीज है कि उनका सब्जेक्ट फिजिक्स है, लेकिन वो जानते कुछ और चीज है। ऐसा भी है कि उनका सब्जेक्ट कुछ और है, वो ट्रैकिंग के बारे में जानते हैं। क्यों? क्योंकि उससे पहले उन्होंने बहुत कुछ किया होता है। तो मेरा अगर इस कार्यक्रम को प्रधानाचार्य महोदय भी सुन रहे हो तो उनसे भी विनम्र निवेदन है कि कम से कम ऐसे शिक्षकों को अपने विद्यालय में पहले आप सम्मान देने की कोशिश करें। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक जो जानते हुए भी गतिविधियां नहीं कर पाते हैं, और उनकी गतिविधियां, उनका टैलेंट उसी विद्यालय में ही आकर के रुक जाता है, जबकि जरूरत है कि उनका टैलेंट विद्यालय से निकल करके ब्लॉक स्तर पर आए, ब्लॉक से निकल करके जिला स्तर पर आए, जिले से प्रदेश स्तर पर आए, और प्रदेश से तो फिर राष्ट्रीय स्तर का मार्ग तो खुल ही जाता है। तो उन शिक्षकों से के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जो ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम वास्तव में हमारे उन समस्त शिक्षकों के लिए जो कुछ करना चाहते हैं अपने उस विद्यालय के माध्यम से, अपने उन हिंदी मीडियम के बच्चों के माध्यम से, अपने उन ग्रामीण बच्चों के माध्यम से, तो शायद ये जो कार्यक्रम है हमारा ये सफल होगा। और मेरे ख्याल से जो भट्ट जी हैं, हमारे आदरणीय जोशी जी हैं, आदरणीय बहुगुणा जी हैं, इनका आना और इनका समय देना इस कार्यक्रम में तभी सार्थक होगा। और कुछ चीजें और कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि इतना बड़ा मंच मुझे भी आज मिला है बड़ी मेहनत से। ये मान के चलिए कि 2006 में जिस कहानी की कल्पना करी थी, 2018 में उसकी शूटिंग हम कर पाए। तो एक बहुत अच्छी फिल्म हमने डिजाइन करी है, माटी पछयाण करके। वो फेसबुक वगैरह में अगर कहीं पर भी आपको ऐसा मिलेगा, जैसे ही कोरोना समाप्त होगा तो माटी पछयाण करके वो फिल्म जरूर देखिएगा। आपके शहर के हर पिक्चर हॉल में वो लगेगी। और इस तरीके से बहुत सारी गतिविधियां मैं फेसबुक के माध्यम से कर रहा हूँ। हिंदी ऑडियो में भी काम किए हैं, कुमाऊनी ऑडियो में भी काम किए हैं। फेसबुक के माध्यम से यदि आप और हम आपस में जुड़ सकें, जो भी शिक्षक समाज और के हमारे साथी ऐसा कुछ चाहते हैं, क्योंकि मुझे किस्मत से कुछ अच्छी मतलब बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला हो, चाहे वो बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करने का मौका मिला है, और उसका मेरे को बहुत अच्छा अनुभव है। और किसी के दिल में भी जरा सा भी अगर कुछ ऐसी इच्छा है, कोई अगर लिखता है, कोई अच्छी स्टोरी लिखता है, कोई अच्छे गाने लिखता है, और उसकी इच्छा होती है कि नहीं यार ये आखिर किस तरीके से ये आपका सीरियल्स के प्लेटफॉर्म में, आपका फिल्म्स के प्लेटफॉर्म में, या मीडिया के किसी बड़े प्लेटफॉर्म में हमारी चीजें पहुंच सके, तो कृपा करके आप मुझे फेसबुक में जरूर संपर्क करिएगा, और मेरा जो भी सहयोग उसमें होगा मैं अवश्य करूंगा। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। कहूँ जी, ये दो बातें ये हैं कि ये कंसेप्ट था मुकेश बहुगुणा जी का था, जिसको सपोर्ट किया DN भट्ट जी ने। इन दोनों को साधुवाद। मैं तो बीच में वैसे ही लग गया, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया कि बहुगुणा जी और भट्ट जी का प्रयास जो है वो निश्चित रूप से सफल होगा। दूसरी जो बात आप सर, एक चीज और बहुगुणा जी के बारे में कहना चाह रहा हूँ। बहुगुणा जी का जो वाला प्रयास था, एक प्रयास, वो मेरे को शब्द याद नहीं है, कुछ शिक्षक सरिता, उसी से ये बना जी, उसी प्रयास से ये बना सर। जी, वो मैं समझ गया था सर। और होता क्या है कि वो एक शुरुआत थी इसकी, द टीचर्स शो की वो शुरुआत थी। और आज टीचर्स शो वो असल में क्या हुआ कि मेरे पास में इतने वीडियो और फोटो आने लगे कि मैं
तो मैंने भट्ट जी से जिक्र किया, मैंने कहा भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, इन्होंने कहा ऐसा करते हैं, धन्यवाद, इन्होंने इसके लिए बहुत पेड़ लिया है ये, मैं तो खाली शाम को 1 घंटा देता हूँ, ये तो सुबह से लग जाते हैं, पोस्टर डिजाइन करना, ये करना, कई जगह करना, ये तो बहुत समय देते हैं उसके लिए। और चौधरी साहब मैं आपको एक चीज अच्छी चीज बताऊं कि पिछले 1 महीने में इस प्रयास से बहुत सारे शिक्षक साथी अपनी चीजों को न सिर्फ अपनी शेयर कर रहे हैं बल्कि दूसरे की भी शेयर कर रहे हैं कि मान लो कोई अच्छा, तो लोग एक दूसरे के अच्छे काम को शेयर करने लग गए हैं। क्या था कि किसने कहाँ गड़बड़ी कर दी, कहाँ किसने स्टेटमेंट दे दिया, कहाँ पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दिया, कहाँ वो शिक्षक ने क्या कर दिया, कहाँ मंत्री जी ने क्या कह दिया, कहाँ हम उसी में उलझे रहते हैं। तो अभी ये कि नया जो मिला है, ऐसे शिक्षकों को जो समाज के साथ, बच्चों के साथ, कला के साथ निरंतर संवाद में है, उनके लिए भी एक जगह होनी चाहिए थी। हालांकि मैं तो बहुत ज्यादा संस्कृति में बहुत ज्यादा समझ रखता नहीं साहब इन चीजों की, मैं तो कुछ मामलों में, लेकिन मुझे इसको बोलते हैं ना कि नहीं, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। रघुनाथ जी बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं, संस्कृति, और मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं कि संगीत वगैरह में मेरी समझ ऐसी है कि जो गूंगे को मीठे फल को अंतर्गत ही भावे, बहुत बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया है, मैं बता नहीं सकता उसको। तो मेरी एक कोशिश थी कि बाकी लोग भी उस स्वाद को ले ले, भैया मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ, तो खा ले भाई। नहीं सर, वो आपने बहुत बड़ा काम किया। भट्ट जी का आपका प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है। दूसरी बात जो कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि इन्होंने कहा कि हमारे हिंदी बेल्ट के बच्चे नेशनल साइंस सेंटर पहुंचे और उनको बहुत वहाँ पे एक कहना चाहिए, सही बात, एक कॉम्प्लेक्स जैसा हुआ। ये सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं हुआ, मैंने एक दृष्टांत खुद अपनी आंखों से देखा। दिल्ली का एक बहुत प्रतिष्ठित सभागार था जिसमें आशा भोसले जी और तीजन बाई जी को बुलाया गया उनके स्वागत करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए। सारा प्रोग्राम अंग्रेजी में चला, सारा प्रोग्राम। तीजन बाई जी को जब स्टेज पर बुलाया गया और कुछ बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये जो पिछले आधे घंटे से 45 मिनट से प्रोग्राम चल रहा है, ये सारा प्रोग्राम अंग्रेजी में चल रहा है और मैं कुछ नहीं जानती, मेरे कुछ समझ में नहीं आया इस प्रोग्राम के बारे में। एकदम सन्नाटा था। लेकिन दिल्ली वाले साले इतने बदतमीज कि तीजन बाई जी जब उतरी नीचे, आशा जी को दोबारा स्टेज पे बुलाया गया और आशा जी से फिर अंग्रेजी में वार्तालाप शुरू हुआ, तो आशा जी ने बहुत सही बात की। उन्होंने कहा, देखिए आपने तीजन बाई जी को यहाँ पे बुलाया, आपने मुझसे कहा, रिक्वेस्ट की कि मैं गाना गाऊं, वो सारा अंग्रेजी में है, तो मुझे भी अंग्रेजी का गाना गाना नहीं आता, मैं नहीं गाऊंगी, और वो स्टेज से नीचे उतर गई। तो ये एक हिंदी वाले जो है ना, हिंदी फिल्मों की हीरोइन या हीरो जब अंग्रेजी स्टाइल में हिंदी बोलते हैं ना तो बड़ी कोफ्त होती है। खाते हिंदी की है, खाते हॉलीवुड की है। सही बात है सर, तो घबराना नहीं चाहिए, टैलेंट आपके अंदर है तो। नहीं सर, मैं वही बात कहना चाह रहा था, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ ना सर। पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में जब मैं गया तो फाइनल राउंड में था, मैं भी एजेंट सिनेमेटोग्राफी के लिए गया, तो वहां पर क्या होता है कि हिंदी फिल्म नहीं दिखाई जाती है, वहां पर आपको केवल अंग्रेजी फिल्में दिखाई जाती हैं। और हम किस बैकग्राउंड से आते हैं आप समझ रहे हैं, जबकि एक विजन के हिसाब से वो सारी चीजें हमारे अंदर थी। लेकिन चीजें बदलेंगी, कोई आप चिंता मत करिए। अब जैसे जो नए कलाकार, जमीन से जुड़े हुए कलाकार अब जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जी वो नहीं मैं सर इसीलिए शिक्षक समुदाय से मैंने निवेदन करा कि अगर आपके अंदर कुछ है और आपको लगता है कि आपके विद्यालय के बच्चे के अंदर कुछ है, तो कृपा करके उस बच्चे को थोड़ा सा बूस्टअप करने की कोशिश करें। अब रास्ते खुल चुके हैं और वो कोई ना कोई मीडियम के माध्यम से वो आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा लगा सर। मनमोहन सर, आपका नाम तो मनमोहन है, आप बोलते भी बहुत मनमोहन है। अरे नहीं सर, तो आपने सबका मन किया है। छा गए। नहीं सर, एक छोटा सा 1-2 लाइनें सुनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने साबित कर दिया कि आप चौधरी भी हैं। अरे नहीं सर ना सर, जिन लाइनों की वजह से, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जिन लाइनों की वजह से, जैसे जो बच्चों का कार्यक्रम था ये 28 साल चल गया, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मैंने सरकार से कभी कोई पैसा नहीं लिया। ये कार्यक्रम अल्मोड़ा वासियों की मदद से ही चला। बच्चों से अगर हम शुल्क लेते थे तो 50 रुपया मैंने 1992 में लिया था, वर्तमान 2019 में मैंने केवल 250 रुपया लिया।
वाह, मतलब 50 रुपए से 250 रुपए तक की मेरी यात्रा है, और जिसमें सैकड़ों हजारों बच्चों ने प्रवेश लिया है, और पूरे 15 दिन की कार्यशाला होती है, और बच्चे साल भर इस कार्यशाला का वेट करते हैं। लेकिन जो पहली 2 कविता मेरे इस संपर्क में आई, क्योंकि कविताओं का तो बहुत अच्छा संग्रह है, मैं बोलना बहुत कुछ चाहता था इस दिशा के बारे में, समय का अभाव है, लेकिन गोपाल जोशी जी की तरह। जी, मैं एक निर्मल पांडे जी की कविता जो सबसे पहले मेरे को मिली, निर्मल पांडे जी क्योंकि मेरे गुरु भी रहे, मित्र भी रहे, आज इस धरती पर नहीं है, और हमारे उत्तराखंड का पूरे हिंदुस्तान में नाम उन्होंने रोशन करा दिशा के बच्चों के लिए, और मेरे घर के अंदर ही ये कविता उन्होंने लिखी। ये बात है सन 1990 की। मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूं, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होना चाहता हूं फिर से बच्चा बनना, चाहता हूं फिर से बच्चा बनना, फिर से तुम्हारे जैसा उछलना, कूदना, फांदना, और आधुनिक युग की तुम्हारी योग्यता में शामिल होना। निर्मल पांडे। तो सर ये कविता ने मुझे थोड़ा सा हिम्मत बधाई, और जो दूसरी कविता थी जो हमारी इस दिशा कार्यशाला को ही आगे बढ़ा ले गई, उसका नाम था नवयुग की हम नई फसल हैं, नया विहान हमारा है, बच्चों तुमको नई सोच की नई दिशा ने पुकारा है। इसको हमारे कुछ साथियों ने धुन लयबद्ध करा, और इसमें हमने एक म्यूजिक का गैप डाला। उसमें बच्चे क्या करते हैं कि डांस करते हैं। तो ये कार्यशाला का हमारा जो पैटर्न है वो बड़ा प्यारा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है, कभी भविष्य में आपको बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि 7 साल का बच्चा भी होता है और 21 साल का डिग्री कॉलेज का लड़का भी होता है, जिसको हम बच्चा समझ लेते हैं। तो वो दोनों बच्चे एक साथ डांस करते हैं, क्योंकि हमारी नजर में वो दोनों रंगकर्मी हैं, दोनों बच्चे हैं उस कार्यशाला में जो प्रतिभाग कर रहे हैं। तो इसमें दोनों डांस करते हैं। तो हल्का सा उसको मैं उतना अच्छा नहीं गा पाऊंगा, क्योंकि वो बच्चों के मुंह से अच्छी लगती है। नवयुग की हम नई फसल है, नया विहान हमारा है, हम बच्चों को नई सोच की नई दिशा ने पुकारा है। नवयुग की हम नई फसल है, नया विहान हमारा है, हम बच्चों को नई सोच की नई दिशा ने पुकारा है। यहां पर से धुन शुरू होती थी, लल्लर लल्लर लल्ला लल्लर 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 ला, लल्लर लल्लर लल्ला लल्लर लल्लर ला, ला 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 ला। और इस जो डांस का मूवमेंट होता था, इसमें बच्चे एक दूसरे के कान में हुकते हैं, मतलब हु करते हैं। तो हमारा क्या डिजाइनिंग थी, क्योंकि मेरा जो थिएटर का पैटर्न है बच्चों के साथ सिखाने का, उसमें मैं बच्चों को बिल्कुल फ्रीक आउट रखता हूं। जैसे एक पैटर्न तो होता है कि नहीं आपने इस तरीके से गाना है, बिल्कुल सावधान खड़े रहना है, डिसिप्लिन में रहना है। तो मेरा थिएटर का नॉर्म्स ऐसा नहीं है। अगर बच्चे के अंदर कुछ भी हो रहा होता है तो मैं उसको एक डिसिप्लिनरी वे में उसको फ्रंट में लाता हूं। तो बच्चों से मैं कहता था कि आप उसके कान में चीखो जरूर, लेकिन अगली लाइन आते ही आप उससे 1 सेकंड पहले सांस लेकर के अगली लाइन को जोड़ लो। बहुत अच्छा सर। मनमोहन जी, एक शो के बीच में आपने हमसे वादा किया था कि कुछ लाइनें आपकी एक्टिंग की जो आप हमें हमारे दर्शकों को करके दिखाएंगे अपने किसी नाटक की, वो रह गया सर। उसके बाद बता रहा हूं, आपने एक चीज गौर ही नहीं करी, क्योंकि मैं इस पूरे कार्यक्रम में बहुत कुछ बोलना चाहता था। मैं भुलक्कड़ हूं, एक तो मैं गतिविधि करता हूं फिर उसके बाद भूल जाता हूं। आपकी कृपा से मुझे मेरी एक यात्रा फिर से मतलब क्या कहते हैं, इधर 2-3 दिन में मैंने रिकॉल करा कि 83 के बाद आखिर हुआ क्या। बीच में शादी भी हुई, बच्चे भी हो गए, बच्ची पुणे में जॉब कर रही है, बच्चा बड़ा हो गया है। ये सारे जो घटनाक्रम थे, बहुत सारे साथी आज ऊपर चले गए, हमारे रंगकर्मी साथी ना, हम अपना जीवित हैं, लगे हुए हैं। तो अभी जुड़ेंगे, कई साथी जुड़ेंगे, कई साथी और जुड़ेंगे, कुछ ऊपर चले गए जी। तो वो बच्चों के साथ फिर क्या होता है कि मुझे बच्चा बनना पड़ता है। मतलब मजे की बात यह है कि जिन बच्चों को मैंने 92 सन में सिखाया, जिन लोग बच्चों को हमने 92 सन में दिखाया, उनके बच्चे अब उस कार्यशाला में आते हैं। क्योंकि उनकी वो बच्चे बड़े थे, इंटरमीडिएट में पढ़ते थे उस जमाने में, अब उनके बच्चे इस कार्यशाला में आते हैं। तो वो अपने बच्चों को बताते हैं कि हमने भी ऐसे सीखा और ये करा। तो बहुत ज्यादा याद नहीं है, एक नाटक हमने किया अंधा युग, वो हमारा पसंदीदा नाटक था, और जो मैंने बच्चों से भी अंधा युग नाटक करवाया है हम लोगों ने, और उसमें लगभग 125 बच्चे थे। मेरे एक मित्र हैं आलोक वर्मा जी, आनंद ये भट्ट जी, उनको अच्छी तरह पहचानते हैं आप, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास आउट भी हैं, लेकिन पूरा नहीं करा उन्होंने, और अध्यापक भी हैं। तो वो उन्होंने उसका निर्देशन किया था। हम तो
उसमें, लेकिन उससे पहले हमने ये आपका अंधा युग 1990 में श्री निर्मल पांडे जी के निर्देशन में करा। तो उसमें एक आध गीत थे जो थोड़ा बहुत, हालांकि मैं, क्योंकि हम एक्टिंग पक्ष के लोग थे, तो हम गायन का, क्योंकि आप समझते हैं कि मंच पर, और मेरा आज भी मानना है और मैं शिक्षकों से आज भी निवेदन कर रहा हूं कि टेप म्यूजिक के बदले यदि आप कोशिश करें अपने नाटकों में, अपने गीतों में, अपने नृत्यों में, कि आप पीछे से हारमोनियम, तबले, ढोलक, तो ये ढपली, इन चीजों को लाइव म्यूजिक देने की अगर आप कोशिश करें, क्योंकि आजकल ज्यादातर क्या हो रहा है कि जो एक टेप म्यूजिक है उसको हम एकदम से स्टार्ट कर रहे हैं, और उससे जो हमारा बच्चा है वो भी बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाता। विजुअली दिखने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर उसकी कला का जो एक प्रोग्रेस है उसमें हम थोड़ा बहुत कंजूसी कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि लाइव म्यूजिक डिजाइन करने की कोशिश करें अपनी प्रस्तुतियों में, अपने नाटक में, अपने नृत्य में। तो और क्योंकि ये बात सत्य है कि यूट्यूब से, गूगल से नाटक डिजाइन नहीं होते, इससे कोई आर्टिस्ट नहीं बनता। आर्टिस्ट का रास्ता कभी शॉर्टकट नहीं हो सकता। आर्टिस्ट का रास्ता एक लंबी पूजा है, एक लंबी साधना है। वो बात अलग है कि बच्चा आपके साथ 2-3 मतलब कक्षा ज्यादा से ज्यादा 5-6 साल आपके साथ रहेगा, लेकिन उन 6 सालों के अंदर भी उस बच्चे को आप जो एक्चुअल आर्ट है उसके अंदर कम से कम डालने की कोशिश करें। वो बाद में आर्टिस्ट उस विधा को चूज करे या ना करे, वो उसकी मर्जी है। बच्चे पर कभी भी दबाव ना डालें कि नहीं तेरे को कलाकार ही बनना है। बच्चे के सामने चीजें परोस दीजिए। बच्चा इतना होनहार होता है, इतना समझदार होता है कि वो सेलेक्टेड चीजें ही आपसे लेगा, और शायद आने वाले समय में आप ही के थ्रू, हम शिक्षकों के थ्रू ही कोई ना कोई कलाकार पैदा होंगे, कोई ना कोई रंगकर्मी पैदा होंगे, कोई साहित्यकार पैदा होंगे, कोई रचनाकार पैदा होंगे। तो 1-2 लाइनें खाली मैं मतलब वैसे आपको सुना देता हूं जो थोड़ा बहुत हमको अच्छा लगता था। एक आध नाटकों के गीत हैं। आप रथ समझ रहे होंगे, मैं जिस रथ का वर्णन कर रहा हूं वो रथ हम हिंदुस्तान को उसको इंगित कर रहे हैं, और एक नाटक का एक हल्का सा सीन चल रहा है और मंच पर कुछ कैरेक्टर्स रथ लेकर के मूव कर रहे हैं। फंसा हुआ है रथ की चढ़ में, रथ है बहुत पुराना, रथ है बहुत पुराना। फंसा हुआ है रथ की चढ़ में, रथ है बहुत पुराना, रथ है बहुत पुराना। कीचड़ में ही फंसा रहेगा, हाथ ना इसे लगाना, हाथ ना इसे लगाना। कीचड़ में जो जन्मा है आम आदमी, कीचड़ में जो जन्मा है, कीचड़ में डूब मरेगा, कीचड़ में डूब मरेगा। दूर करेगा कौन दरिद्र, कैसे दूर करेगा, कैसे दूर करेगा। फंसा हुआ है रथ की चढ़ में, रथ है बहुत पुराना, रथ है बहुत पुराना। तो इस तरीके से कोरस वगैरह हम लोग गाते थे। लेकिन जो आप मेरे से कल्पना कर रहे हैं कि मैं कोई गीत गा करके सुना दूं, नहीं गीत नहीं गा सकते, लेकिन मैं पीछे सितार देख रहा हूँ आपके कमरे में। नहीं सर, ये मैं बताऊं आपको मेरे साथ क्या समस्या रहती है कि मेरा कल फोन खराब हो गया था। अभी मैं बच्चे के मोबाइल से कार्यक्रम कर रहा हूँ। घर में लाइट चलेगी थी ठीक 6:45 बजे। वहां से उठ करके एक आंगनबाड़ी है मेरे मोहल्ले में बर्मा जी का, उनका आश्रय लेकर के मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वो दृश्य पीछे से दिख रहे हैं। बढ़िया बढ़िया सर। ये अभी अंतिम प्रश्न है, ये मुझे समझ में नहीं आया। अपूर्व पंत और भारतेंदु जोशी संभवतः ये भी नए शिक्षक हैं, अभी हमारे युवा साथी हैं ये अल्मोड़ा में। ये कह रहे हैं किशोर नाइट सच में बहुत अच्छा प्रयास था। ये क्या था सर किशोर नाइट? अच्छा सर, किशोर नाइट्स एक्चुअल में क्या था कि जैसे हमारी कोशिश रहती थी, मेरे एक साथी हैं ओम प्रकाश बुढ़ाथोकी, वर्तमान में टीचर हैं, विजय राउत जी मेरे ही विद्यालय में टीचर हैं। तो ये कुछ किशोरदा के गाने बहुत अच्छा गाते थे हमारे विजय राउत जी।
तो हम लोगों ने क्या करा कि एक ग्रुप बना लिया। तो उनके जन्मदिन पर और पुण्यतिथि पर हम अपने ही स्कूल में हमने उसकी शुरुआत करी थी, क्योंकि मैं फोटोग्राफी से रिलेटेड था। तो मैंने जितनी उनकी फोटोग्राफ्स थी उनकी स्लाइड्स बनाई और उनके कोलाज बनाए, क्योंकि वो मतलब एक थोड़ा हॉबी है हमारी। और तो वो सारा स्लाइड प्रोजेक्टर के थ्रू स्लाइड शो से पहले हम उनका पूरा वृतांत सुनाते थे, और उसके बाद सिंगल सिंगल करके हमारे टीचर्स उसमें से ज्यादातर आते थे, और उसमें ज्यादातर टीचर ही सिंगर होते थे। तो मेरे ख्याल से भारतेंदु जी अगर ये सपू चौखटिया वाले हैं तो ये मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। तो क्या कहते हैं, हो सकता है कि इन्होंने वो कार्यक्रम देखा हो। तो इस तरीके के बहुत सारे एक दो साल पहले ही विभाग में आए संभवतः। ये मुझे संभवतः 1-2 साल पहले ही विभाग में आए हैं भारतेंदु जोशी। अच्छा, ये कोई और होंगे, मुझे नहीं मालूम सर, आपके स्टूडेंट ही होंगे मुझे लग रहा है सर। उन्होंने किशोर नाइक का जिक्र किया है। हाँ नहीं, अगर वो नहीं कहीं पर संपर्क में आए होंगे, संपर्क में कहीं पर। तो सर आज की शाम आपने महका दी अपने विचारों की खुशबू से। अरे नहीं सर, हाँ एक लास्ट में वो है। हेलो, सबसे लंबा चल गया कह रहा हूँ ये प्रोग्राम। अरे नहीं सर, मैं एक्चुअली कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें आपको बताना चाह रहा था, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं वही भारतेंदु हूँ ना अंत में। अच्छा, वही भारतेंदु है। तो सर इनको धन्यवाद। एक मतलब होता क्या है, जब हम मंच में कुछ चीजें करते हैं तो मंच में जैसे मेरे गुरु ने तो ये सिखाया कि जिस तरीके से फिल्म में कास्टिंग होती है, तो वैसे ही अपने नाटकों में, अपनी किसी भी एक्टिविटी में कास्टिंग भी करो, और एंड में भी मतलब वो कास्टिंग और एंड बहुत खूबसूरत सा होना चाहिए। बीच में चाहे आप थोड़ा सा उसको कमजोर कर लो। मेरे विनय कक्कड़ जी जो मेरे गुरु भी रहे, तो एंड में इस कार्यक्रम को और यादगार बनाने के लिए एक मेरे जो महेंद्र सिंह बिस्जी जो मेरे गुरुजी रहे, मतलब मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने ही थोड़ा बहुत साहित्य हमें पढ़ाया, थोड़ा बहुत जानकारी हमें मिली। मैं आज भी बहुत ज्यादा ना साहित्यकार हूँ, ना बहुत ज्यादा पढ़ा लिखता हूँ। हाँ, इतना जरूर है, मेरा ब्रेन एकदम काम कर जाता है कि मुझे आज क्या पढ़ना है, तो केवल उसी टाइम पर वो चीजें पढ़ लेता हूँ उन चीजों को समझने के लिए। तो मैं एक शेर है, अब वो किनका लिखा हुआ है मैं ये भी नहीं जानता, वो सुनाना चाह रहा हूँ। और वो मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम के लिए भी सशक्त है, और जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो संघर्षरत हैं अपने इन कलाओं को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। काले बादल तो कहते ही हैं, काले बादल तो कहते ही हैं कि आंधियां फिर आएंगी, काले बादल तो कहते ही हैं कि आंधियां फिर आएंगी। कर हिफाजत आसियां की, कर हिफाजत आसियां की, तेज बारिश याद कर। चल उठा परचम उठा, परचम आप समझते हैं फ्लैग, पताका। चल उठा परचम उठा, अगर लाख तूफान है तो क्या, अपनी कोशिश, अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत याद कर। इन्हीं शब्दों के साथ। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सर। आपने बहुत ही शानदार, आज जो आज की शाम है वो बहुत शानदार है, और कई हमारे दर्शक चाहते हैं कि आप दोबारा इस शो में कभी आए, तो हम कोशिश करेंगे। सर, उसमें मैं चाहता हूं कि मैं अपने फोटोग्राफ्स और कुछ गाने वगैरह सुना दूं दर्शकों को, और कुछ एक आध एल्बम के सॉन्ग दिखा दूं। लेकिन सर, ये हमारा जो ओपनिंग शो था जिसमें श्री हेमंत बिष्ट जी थे, वो इतना लंबा चला था लगभग जितना लंबा आज का शो चला है। अरे नहीं सर, वो मेरे गुरु है हेमंदा। मतलब मैं वही बता रहा हूँ आपको ना, हर एक फील्ड में अलग अलग गुरु है। मैं तो आप तीनों को भी प्रणाम कर रहा हूँ, इसीलिए बार बार हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इतने अच्छे अनुभव आपके हमने सीखे, और सबसे अच्छा आपने हमें रूपकुंड ले जाने का कमिटमेंट किया है। आपकी जिम्मेदारी है इस ग्रुप के लोगों को आप रूपकुंड अपने नेतृत्व में लेकर जाएंगे, और हम उस दिन का इंतजार करेंगे जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा, तो रूपकुंड जैसे बेहतरीन और वेदिनी बुग्याल के दर्शन हम करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपने दर्शकों श्रोताओं को बताना चाहूंगा, कल हमारे साथ ऐसे ही एक और मेहमान जुड़ेंगे महाराष्ट्र के बीड जिले से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, महाराष्ट्र के बीड जिले से हमारे साथ होंगे डॉक्टर सतीश सालुंके जी। वो खुद भी रंगमंच की बहुत बड़ी हस्ती हैं, और आज की जो वार्ता अधूरी रह गई है, आज जो प्यास मनमोहन जी ने जगाई है, उसको कल कम करने की, उसको पूरा करने की कोशिश कल हम करेंगे। बीड के हमारे वरिष्ठ शिक्षक और रंगकर्मी, संस्कृति कर्मी, नाटककार, पहली बार उत्तराखंड से बाहर पदार्पण कर रहे हैं। अरे नहीं सर, बहुत पहली बार उत्तराखंड के बाहर के कोई टीचर शामिल हो रहे हैं। तो बीड से कल सतीश सालुंके जी होंगे ठीक 7 बजे हमारे साथ। तो आप सब अवश्य जुड़िएगा
आपका इंतजार रहेगा। और मैं पुनः एक बार अदृश्य हो चुके हमारे बीच से मुकेश प्रसाद दोगुना जी उर्फ मिर्ची बाबा जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। वो शायद मिर्ची खाने गए होंगे अचार की, अपने डिनर का टाइम हो गया है। और साथ में दिल्ली से गिरीश सर का, जोशी सर का बहुत बहुत आभार कि उनके वैल्यूएबल समय और प्रश्न और अनुभव हम सबको लगातार सिखाते हैं। और मनमोहन सर आपका बहुत बहुत आभार, आप इस कार्यक्रम को लगातार देखते रहिएगा और करते रहिएगा। बिल्कुल देखता हूँ सर। ईश्वर करेगा आपके घर में लाइट नहीं जाएगी 7 बजे से। चलिए ठीक ठीक। चलिए नमस्कार। बहुत लंबा शो चला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, कल मिलते हैं ठीक 7 बजे। नमस्कार। धन्यवाद सर।